रोशनाल, उठे खाना खा लें। 2-3 दफा उसे पुकारा मगर वो टस से मस नहीं हुआ था। उसने हिलाया भी लेकिन वो नहीं हिला था। वक्त की ताखीर किए बगैर रोशनाल ने उसके सीने पर सर रखा था और कान उसके सीने पर रखे थे ताकि उसके दिल की धड़कनें चेक कर सके। उसकी सांसों को चलती ना देखकर वो घबराई थी। वो फिर से उसके गाल पर हाथ रखकर थपथपाने लगी मगर बेसूर। उस मजबूत शख्स को ऐसे देखकर वो फिर से कांपने लगी। वो शख्स तो अब उसकी धड़कनों का मालिक बन चुका था। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को ठहराने लगी थी। फोन उसका देखा जो बेड पर पड़ा हुआ था पर लॉक था। उसने उसकी फिंगरप्रिंट्स लगाकर चेक किया, खुल गया था। कांपते हाथों से फुरकान का नंबर ढूंढा और डायल किया। हेलो भाई, रोशनाल की तबीयत खराब है। मैं उनको उठा रही हूँ लेकिन वो उठ नहीं रहे, ना ही बात कर रहे हैं ना ही जवाब दे रहे हैं। आप भाभी को लेकर आ जाएं। वो 2-3 कॉल मिलाने के बाद जब फुरकान ने कॉल उठाई तो उसकी घबराई हुई आवाज सुनी थी। अच्छा छोटी, आप रो मत, मैं बस पहुंच रहा हूँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। फुरकान ने उसकी घबराई हुई आवाज सुनी जो रो रही थी तो उसको दिलासा दिया। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। कॉल बंद होने के बाद वो उसके पास आ बैठी। रोशनाल, उठे ना प्लीज, उसके सीने से लगकर शिद्दत से रोते हुए बोली थी। आप ठीक हैं? उसकी चलती सांसों को देखकर वो खुशी से उछली थी जिसकी सांसें चल रही थीं। उसकी चलती सांसों ने उसे जिंदगी की नवीज सुनाई थी लेकिन उसका रिस्पॉन्स ना पाकर फिर से उसे पुकारा था। इतने में डोर बेल बजी। उसने दरवाजा खोला था। फुरकान डॉक्टर को लेकर आया था पर साथ किंजा नहीं थी। भाई, वो उसको देखकर रो पड़ी थी। कुछ नहीं होगा, जब भाई को पुकारा है वो साले साहब को कुछ नहीं होने देंगे। जब फुरकान ने उसके सर पर हाथ रखकर अकीदत से उसे तायद चाहिए थी। नहीं, वो ये कहकर पीछे हटा और डॉक्टर को अंदर आने का कहा था। डॉक्टर अंदर आया। वो पीछे पीछे चल दिया। रोशनाल, मेरे जिगर, उठ जा। फुरकान कमरे में आया तो उसे पुकारा मगर वो ना हिला। फुरकान ने पानी का गिलास बेड से उठाया और उसके मुंह पर छिड़का था जिससे उसको होश तो आया पर वो फिर से आंखें बंद कर गया था। बीबी, बीपी लो है इनका, इसीलिए ऐसी कंडीशन हुई है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और कुछ ना खाने की वजह से इनकी ऐसी हालत हुई है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पिलाएं या नींबू का पानी पिलाएं, ये नॉर्मल हो जाएंगे। और ये कुछ पेन किलर है, इनको खाने के बाद दे दीजिएगा। डॉक्टर उसको चेक करता पेशावराना अल्फाज में बोला था। फुरकान डॉक्टर को लेकर दरवाजे तक छोड़ने आया। वो किचन में आई, लीमू को थोड़े से पानी में निचोड़ लिया था। भाई, ये इनको पिला दें। वापिस आते फुरकान को देखकर दुपट्टा सेट किया और उसे गिलास पकड़ाया था। ठीक है, मैं ले जाता हूँ, आप बस परेशान ना हो। लिटिल सिस्टर और रोशनाल के लिए कुछ हल्का लिटिल सिस्टर रोशनाल के लिए कुछ हल्का सा तैयार कर ले, मैं उसको खिला के जाऊंगा। वो उसके हाथ से पानी लेता हुआ मध्यम से लहजे में बोला। जी ठीक। उसने इस बात में सर हिलाया। वो रूम में चला गया। अशनाल किचन में आई और उसके लिए दलिया बनाने लगी। वो तो शुक्र है कि हर चीज कैबिनेट में मुयस्सर थी। उसकी खराब तबीयत के बायस उसकी ईशा नमाज भी निकल गई थी। वो तो शुक्र है खाने का पूछती उसके पास चली गई, वरना वो सारी रात ऐसे ही रहता। ये सोचकर उसकी रूह कांप गई थी। वो आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। दलिया बनाकर फिर से कमरे में चली आई। रूम का लॉक नीम खुला देखकर उसने नॉक करना मुनासिब समझा। फुरकान की इजाजत पाते ही अंदर आई तो इस सितमगर को देखकर उसे सुकून आया था क्योंकि वो लेटा हुआ था जबकि उसका हाथ पकड़े फुरकान उसको उसका ख्याल रखने का कह रहा था। उसको ठीक देखकर अशनाल के दिल में ढेरों सुकून उतरा था। वो तकियों के सहारे बैठा रोशनाल की किसी बात पर मुस्कुराया था। इधर दें भाभी, मैं इसको खिलाऊं। ये डफर तो मेरी एक बात नहीं सुनता, खामखा आपको भी परेशान कर रखा है इसने। फुरकान ने अशनाल को देखकर दलिया लेने की खातिर हाथ बढ़ाया था और उससे दलिया ले लिया और उसे खिलाने लगा। जाओ, भाई के लिए चाय लेकर आओ। रोशनाल ने उसे खड़े देखा तो वो रूखे से लहजे में बोला। जी। उसकी गंभीर और रूठ सा लहजा सुनती अशनाल एक लफ्ज ही कह सकी थी। रोशनाल उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देखकर बेचैन हुआ था लेकिन लहजा अपना तलक रखने से वो खुद को रोक नहीं सका था। नहीं सिस्टर, मैं चाय नहीं पी रहा, फिर कभी आऊंगा। फुरकान ने यह कहकर सहूलत से इनकार किया था। वो नहीं चाहता था वो अपनी छोटी सी बहन को किसी भी तरद्दुद में डाले। भाभी, खाक तुझे चाहेगी। जब किसी जहरीले ड्रैकुला की तरह मेरी मासूम बहन को डराएगा वो तो फिर परछाई से नफरत ही करेगी ना। फुरकान कहते कहते रुक गया था। तेरी बहन से पहले वो मेरी बीवी है। बड़ा आया बहन का भाई, रोशनाल ने हंसते हुए कहा था। अल्लाह ऐसे ही खुश रहे, तेरी बीवी सदा सुहागन रहे। फुरकान ने उसके हंसे चेहरे को देखकर शरीर लहजे में कहा था। चल जिगर खा, तुझे ताकत आए। मेरी बहन तो तेरी हालत देखकर मरने वाली हो गई है। मुझे कॉल की जब उन्होंने तो रो रो कर बताया तो मेरे सामने होता, बस मैं बीमारी में ही तू मेरे सामने होता तो बीमारी में ही मुंह तोड़ देता। फजूल में उस नन्ही जान को तूने तंग किया। तू तो कहता था भाभी तुझे पसंद नहीं करती। बकवास करता है तू। अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो अंगारों पर ना लौट रही होती। फुरकान ने उसे अच्छा भला लताड़ा था। वो उसके पास वो साथ खिलाता रहा और उसकी हल्की फुल्की मजाक चलती रही।
फुरकान चला गया था, उसको गए आधा घंटा हो गया था। वो पहले तो देखती रही कि रोशनाल उसे खुद बुलाएगा तो वो जाएगी, ऐसे नहीं। लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के खदशे से वो अंदर आई। डॉक्टर की पेन किलर भी साथ उसे दी थी। इधर बैठो। रोशनाल, जिसने उसको अंदर आते देखा था तो उसे पुकारा। अशनाल उसको रिस्पॉन्स क्या देती, उसकी भारी सख्त आवाज सुनकर वो सोचने लगी अब उससे ऐसी क्या खता हुई जो वो फिर से ऐसे ही बेरहम और सख्त बना हुआ था। वो सोचने लगी कि वो संगदिल क्यों उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा दे रहा है जो उसने किए ही नहीं। वो पत्थर दिल शख्स क्यों नहीं मोम हो रहा। कुछ बकवास की है मैंने मिस। उसको सोचते देखकर और रिस्पॉन्स ना पाता देखकर वो झिंझला ही गया था। जी बोले, जबकि उसकी पुरतबिश नजरों से वो घबरा रही थी। उसकी गहरी ब्राउन आंखों को अपने पूरे वजूद पर गर्दिश करते देखकर वो जी जान से कांपी थी। बैठो, वो शख्स अपने पास इशारा करते हुए बोला था। उसकी आंख सुनती वो उसके पांव के करीब थोड़ी सी जगह पर बैठ गई। उसकी बात सुनती वो उसके पांव के करीब थोड़ी सी जगह पर बैठ गई। इधर नहीं, इधर बैठो और सर दबाओ मेरा। उसकी सर्द निगाहें उसके नाजुक सरापे पर ही थीं। वो उसे अपने पास इशारा करता हुआ फिर से बोला था। जी। वो कांपती हुई उठी और उसके मुंतखब करदा जगह पर बैठी थी। क्या कह रहा हूँ, सर दबाओ मेरा। वो उसके हाथों को देखता हुआ बोला जो कि पहले ही कांप रहे थे। जी। ये कहते हुए उसकी किशादा पेशानी पर हाथ रखकर हल्का दबाने लगी। खाया मैंने कुछ नहीं है और हाथ तुम्हारे काम नहीं कर रहे। उसके हाथों को आहिस्ता चलता देखकर उसको गुस्सा आया था। अशनाल ने बेबस होकर उसकी तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थीं पर वो तंज के तीर भिगो भिगो कर मार रहा था। लेकिन कुछ देर उसकी आवाज ना सुनी तो उस दुश्मन जान की तरफ देखा और देखती रही। अच्छा, चुपके से पोस्टमार्टम हो रहा है मेरा। वो उसकी तरफ देख रही थी जब उसने आंखें खोलकर गंभीर आवाज में कहा। जी मैं तो। उसकी चमकती आंखें अपने ऊपर जमे देखकर वो जल्दी से हाथ हटा गई और घबराहट से मुंह से कुछ निकल ही ना सका। फुरकान को इतनी रात को क्यों फोन किया, उसको क्यों परेशान किया था। उसके हाथ को पकड़ता वो सख्ती से इस्तफसार करने लगा। चमक गायब थी, सिर्फ और सिर्फ सर्दपन था उसकी निगाहों में। वो आप मुझे सुन नहीं रहे थे तो मैंने भाई को कॉल की थी। उसके बाजुओं को सख्त पकड़ने पर वो कांपने लगी और डरते हुए बोली। क्या लगा था, मर गया हूं मैं। वो इतना ऊंचा गुराया कि 2-3 मिनट उसकी आवाज ने उस खामोश कमरे में इर्दाश पैदा किया था। प्लीज आप ऐसा ना कहें, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी। वो उसकी आवाज से सहम कर बोली। हिरनी जैसी नशीली आंखें छलकने को बेताब थीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम मुझ जैसे सितमगर से छुटकारा मिल जाता, और मुझे इल्म है कि मेरी हालत देखकर तुम्हें खुशी हुई होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो जुल्म करता हूँ मैं। उसको अपनी तरफ खींचता, उसकी तरफ देखता अब की बार वो नरमी से बोला था। अशनाल का सर उसके कुशादा सीने से टकराया था। उसका नमाजी स्टाइल दुपट्टा उसके जबरदस्त खिंचाव से खुल गया था। उसे बाहर बदलते मौसम और उस शख्स की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसके बदलते रंगों से वो बिल्कुल नावाकिफ थी। बताऊं तुम्हें, मेरी हालत खराब करके तुम्हें तो खुशी हुई होगी, मतलब मर रहा है, जान छूट रही है वगैरह वगैरह। जब मुझे सांस नहीं आ रही थी तो इस वक्त तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। तुम अपनी जगह भी ठीक ही हो। वैसे भी मैं तुम पर बिला वजह पाबंदियां लगाता हूँ, कैद करके रखता हूँ, मारता हूँ, बांध के जाता हूँ। वो उसकी हिरनी जैसी आंखों में अपनी निगाहें डालकर सर्द लहजे में बोला था। जब एक बंदा आपके सामने बेजान पड़ा हो, सांस ना ले पा रहा हो, तो आप खुद बताएं उसको क्या करना चाहिए था। बताएं ना, जब आपकी तबीयत खराब थी, आपको सांस नहीं आ रही थी, मुझे क्या करना चाहिए था। वजाहत दें, मैं तो आपके पास आई थी, आपने जबकि मुझे खुद यहाँ से निकाल दिया था। वो उसके बढ़ते सवालों और उसके बदलते लहजे से उसके ऊपर झुके झुके बैठे थक गई थी और तिनक कर बोली। तुम्हें मुझे अपनी सांसें देना चाहिए थी, मुझे इनहेल करना चाहिए था, तब तो मुझे पता होता कि तुम मेरी रुकती सांसों की कमी को पूरा करने आई हो। वो उसके सवालों का जवाब देता उसकी तरफ देखा जिसके बाल उसके ऊपर बिखरे हुए थे। आप प्लीज छोड़ें। वो इस संजीदा शख्स से ये सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रख सकी और उसके सवाल का जवाब सुनते उसके जिस्म का खून उसके चेहरों पर सिमट आया। वो ऐसे जवाब की तवक्को उस शख्स से ना रख सकी थी। उसका दिल किया कि खुद को उसकी नजरों से ओझल कर ले, पर यह कैसे मुमकिन था। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा महरम था। तुम तो ऐसे नजरें चुरा रही हो और बचने की कोशिश कर रही हो जैसे मैं कोई लोफर हूँ। अशनाल बक, महरम की संगत में मत घबराओ। महरम की संगत में मत घबराओ और मैं इतनी देर बेहोश पड़ा रहा और तुम अपने रूम में जाकर मजे करती रही। उसके सुर्ख चेहरे और उसकी झुकी निगाहें देखकर रोशनाल ने फिर तंज मारा था। उसकी सुई वहीं पर अटकी थी। जब तक वो अशनाल बक से तफ्शीश ना कर लेता तब तक उसकी पिछली रात से जलते दिल को करार नहीं आना था। मैं रूम में आई थी, आपको पुकारा, पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया था। मैंने कान लगाकर चेक किया था कि आपको सांस आ रही है या नहीं। आपकी सांसें नहीं चल रही थी, इसीलिए मैंने फुरकान भाई को कॉल की थी। वो उसके सीने पर देखती हुई शर्मिंदा होती हुई बोली थी। कैसे सांसें चेक की थी? उसका शर्मिंदा और सुर्ख चेहरा देखकर, उसका लहजा देखकर उसे पूछा था। उसका रवैया हनूस सर था। इधर सर रखकर, आपके दिल पर। उसने घबराहट से उसके सीने पर सर रखा था। सुभान अल्लाह, मोहतरमा, दाईं तरफ कौन सा दिल होता है? अल्लाह ने अकल का खाना कहाँ रखा है तुम्हारा? उसके घबराए चेहरे को फिर से देखा। उसके मचलते आंसू पलकों की बार पर जमा थे।
जी। उसकी बात सुनकर वो अपनी नजरें ना चुरा सकी थी। हाय अल्लाह, तभी मैं कहूँ इन्हें सांस नहीं आ रही। हाय अल्लाह जी, घबराहट में मेरे इस दिमाग को क्या हो जाता है। वो यही सोच रही थी जब बादल गरजे थे। उसकी गिरफ्त पर वो मच रही थी। ये सिर्फ जी कहने का सर्टिफिकेट कहाँ से लिया था, और कोई गोल्ड मेडल तो नहीं लिया। उसके इस बार जी कहने पर उसकी घनी मूंछों तले उनाबी लब मुस्कुरा उठे थे। वो उसके सर को उठाता, उसकी सूजी झुकी पलकों पर लब रख गया था, जबकि अशनाल की सांसें मदम होने लगी थीं। वो कांपने लगी थी। जाओ, शाबाश, अपने रूम में जाओ, सुबह कॉलेज नहीं जाना। उसके सरापे के दिलकश खलोकाल से नजरें चुराते हुए बोला। वो फिर बेख्तियारी के लम्हों में आके ऐसी हरकत सरजद नहीं करना चाहता था जो वो जानता था उसके सामने बैठी उसकी ये मासूम बीवी उसकी शिद्दत सह नहीं पाएगी। जबकि उसके ऊपर झुकी अशनाल चाहती थी कि वो आज इधर ही सो जाए, क्योंकि बाहर बादल गरज रहे थे। उसे हैरत हुई कि वह शख्स बादल गरजने से भी कितना पुरसुकून है। वो हैरानगी से उसकी तरफ पहले तो देखती रही, फिर उठ खड़ी हुई, जबकि रोशनाल उसकी उड़ती रंगत और कांपते हाथ देख रहा था। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं इधर ही रुक जाती हूँ, सोफे पर सो जाऊंगी। वो नजरें चुराती हुई बोली कि वो शख्स इसकी आंखों का झूठ ना पकड़ ले। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। शाबाश, जाओ तुम। तकिए पर गाल टिकाए वो उसकी हालत का नोटिस तो ले रहा था जो मुड़ी थी जाने के लिए। वो पीछे से उसको बगौर देखने लगा। उसका दुपट्टा कंधे पर अब झूल रहा था। उसकी कमर पर बिखरे स्याह बालों ने उसकी नाजुक कमर को ढांप रखा था। वो उसे देखने में रुई की तरह मुलायम लगी थी। वो रोशनाल की काफी तवज्जो और अहमियत में बली थी। रोशनाल ने उसे मोम की गुड़िया की तरह पाला था, उसको एहतियात से पाला था। अब भी एक किस्म का छोटी बच्ची समझकर पाल रहा था। बेशक वो सख्त बन जाता था। पहले वो उसे नरमी से बात करता था, वो समझाता था, वो समझता था वो बेगानी शय है। लेकिन जब रिश्ता बदला तो देखने का अंदाज भी बदल गया था। वो अब भी उसका ख्याल रखता था, लेकिन अब अपनी शय समझ कर ख्याल रखता था। उसका प्यार करने का तरीका वही था, बस अब लहजा बदल गया था। अब वो उससे सख्ती से बात करता था, उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ा था। उसका ख्याल तो रखता था, लेकिन पत्थर दिल इंसान बनकर। बात सुने, बाहर बादल गरज रहे हैं। अगर आपको उनकी आवाज से उलझन हो रही है या खौफ आ रहा है तो मैं इधर ही सो जाती हूँ। वो ये कहकर मुड़ी, लेकिन उसकी डार्क ब्राउन आंखें खुद पर टिके देखकर अपनी सांसें रोकीं। उसका जवाब सुनने की मुंतजिर हुई थी। नहीं, तुम जाओ, दरवाजा बंद करके जाना। मुझे कोई उलझन, कोई खौफ नहीं है। वो साफ लफ्जों में कह गया था, क्योंकि वो जानता था वो डर रही है। उसकी आंखों का खौफ देख लिया था, पर उसे जाता हुआ देखने लगा जब वो आराम से निकलती मध्यम रफ्तार से अपने कमरे में आई थी। दुपट्टा उतारा और बालों के जूड़े की शक्ल देखकर वो बेड पर आकर लेटी। जब फिर से बादल गरजे थे, वो तकियों को भेजती जोर से मुट्ठियों में कलमे का विर्द करने लगी थी। क्या है, सफाक इंसान, थोड़ी सी जगह अपनी रूम में दे देते। मैं तो अपनी रात अमन से गुजार लेती, पर कसम से बंदे को इतना भी संगदिल नहीं होना चाहिए। मुझे तो बड़ा कहे जा रहे थे कि तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है। खुद तो जैसे पलकों पे बिठा रखा है जालिम इंसान ने। वो बादलों की आवाज फिर से सुनती गुस्से और बेबसी से लेटी थी। खुद तो बड़ा कह रहे थे, महरम हैं हम, अब तो ऐसे मुझे भेजा जैसे मैं उनके चाचा की बेटी नहीं हूँ। वो गुस्से में आती तो नहीं देखती थी कि क्या बोल रही है। वो ऐसे ही खुद से बातें कर रही थी। वो ऐसे ही बड़बड़ा रही थी जब लाइट चली गई। वो चीख भी ना सकी। लाइट जाता देखकर वो डरकर कंबल लपेट गई थी। वो उस शख्स के पास जाना चाहती थी, पर डर की वजह से उठ नहीं पा रही थी। रोशनाल उसको भेजकर लैपटॉप खोलकर असाइनमेंट करने लगा। जब लाइट जाने से उसको साथ कमरे में लेटी अशनाल का ख्याल आया। उसे पता था बादलों के गरजने से वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही होगी। वो जल्दी से बेड से उठा था कि कहीं वो खुद को किसी चीज में बंद ना कर ले। बेड से उठकर उसके कमरे में आया। उसका रूम तो बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। जब फोन की हल्की सी लाइट ऑन की, उसके बेड के करीब और उसके बेड पर बैठा था अशनाल। अशनाल, वो कंबल में लिपटी गुठली सी बनी पड़ी थी। जैसे उसकी आवाज सुनी, कंबल हटाती शिद्दत से रोई और उसके सीने से लगी थी। बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। उसने उसे बुलाया, लेकिन उसकी पुश्त पर हाथ बांधे वो तो जैसे घुसने की कोशिश कर रही थी। अशनाल, सीधी होकर बैठो। वो जो टांगे भी उसकी गोद में घुसा रही थी, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था। उसको ऐसा करते देखकर वो थोड़ा सा सख्ती से बोला ताकि वो हट जाए। नहीं, उसके सीने पर ही सर रखे नफी से सर हिलाया था। जूड़े से सिल्की बाल फिसलकर नीचे गिरे गिरे थे। वो थोड़ी सी ऊपर हुई और उसकी गर्दन में सर दिया था। अशनाल, रोशनाल अब पछता रहा था कि वो ऐसे ही उसके कमरे में आ गया। अपने जज्बों की आवाज से घबराकर उसको पुकारा था। नहीं नहीं, मुझे खुद से दूर मत करें। वो उसकी गर्दन में सर दिए ही बोली थी, जबकि रोशनाल को उसके लब अपनी गर्दन पर हिलते हुए महसूस हुए थे। उसको अपने करीब देखकर वो उसके गिर्द बाजू हमाइल कर गया था, जबकि अशनाल की जान पर अब बनी थी। वो उसे अपने मजीद करीब कर गया था और उसके गिर्द बाजू हमाइल कर गया था। क्या हुआ? डर तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा वक्त आखिरत आ गया हो। वो काम कर उसकी कमीज को मुट्ठियों में भेज गई थी। उसके कानों में गंभीर सा बोला था, उसको अपने से अलहदा किया था। नहीं प्लीज, वो ये कहकर फिर से उसके पास हुई थी। उठो, 1 मिनट के अंदर उठो। वो उसके बार बार डरने से कोफ्त में आया था, और कुछ उसके बदलते लहजे का सबब उसकी साबका रात सुनाई गई बातें नहीं थी। वो बेड से उतरा और उसे खींचकर उतारा था। हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसके इतने जबरदस्त हमले के लिए तैयार नहीं थी और उसके साथ खींची जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है।
तुम्हारा ये डर खत्म करने। वो पीछे मुड़ा था और अपनी डार्क ब्राउन नजरें उस पर गाड़ कर बोला, जो ना समझी और खौफ से उसे देख रही थी। वो उसको देखता रहा, जिसकी हिरनी जैसी आंखें खौफ का एक जहां हिरनी जैसी आंखों में खौफ का एक जहां आबाद था। वो उसे फिर से खींचता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। उसके बाल कमर पर लहरा रहे थे, दुपट्टा वहीं रह गया था। छोड़े मुझे, मैंने कहीं नहीं जाना आपके साथ, मुझे नहीं लग रहा डर। उसको सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखकर वो इल्तिजाई होती बोली थी। खामोश, एक लफ्ज नहीं। वो उसे घसीटता हुआ एहसास से आरी लहजे में बोला था और छत का डोर खोलता वो उसे तेज बूंदों के नीचे खड़ा कर गया था। ये क्या कर रहे हैं आप? वो बादलों को गरजता देख उस जालिम शख्स को देखने लगी, जो उसे बारिश में खड़ा करके पुरसुकून सा हाथ बांधे खड़ा था। तुम्हारे डर को खत्म कर रहा हूँ अशनाल बख्त, अब मेरी पनाहों में मत घुसना। मैं तुम्हें इतना सख्त देखना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तुम इतनी मजबूत हो जाओ कि तुम्हें किसी दूसरे के सहारे की मोहताजी ना हो। वो उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर सर से लहजे में बोला था। मैं तो ऐसी हो जाऊंगी, फिर मुझे ऐसे देखकर पछताएंगे बहुत। वो कांपते लबों से बादलों के गर्ज से खौफजदा होती फूट फूट कर रोते हुए बोली थी। मुझे पछताना मंजूर है बेगम। वो उसी एहसास से आरी लहजे में उसकी तरफ झुकता उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था। आप रोएंगे भी? वो रोती हुई फिर से बोली थी। रो लूंगा। और वो उसकी तरफ देखे बिना बोला, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। आप मुझे ढूंढा करेंगे पर मैं नहीं मिलूंगी। वो अब की बार सिसकियों से बोली थी। उसके कपड़े भीग चुके थे। मेरे अलावा तुम्हारा कौन है जहां तुम जाओगी? अब की बार उसका मजाक उड़ाया था। मेरा अल्लाह है ना, मैं अपने अल्लाह के पास चली जाऊंगी। वो उस पर असर ना होते देखकर हिचकियों से रोती हुई बोली थी। चलो नीचे। उसके जवाब से रोशनाल का सीने में फीट पत्थर दिल हिलकर रह गया था। वो इससे ऐसे जवाब की तवक्का नहीं रखता था। वो उसे अपना ऐसा पता बता गई थी जो मजबूत और मुस्तकिल था। वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहा था, बस यही कह सका था। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक सुबह नहीं होगी। आप चले जाएं। मेरा डर जब खत्म हो जाएगा मैं नीचे आ जाऊंगी। मुझे इस खौफनाक रात में रहने दें। आप जाएं, सो जाएं। उसने रोते हुए जिद की थी। वो उसके मुंह पर तो बड़ी शेरनी बन रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका नन्हा सा दिल सहम रहा था। उसको ये वहशत ज़दा मौसम भी रुला रहा था और अपने सामने खड़ा ये वहशतनाक बंदा भी। उसका नन्हा सा दिल धड़का था। वो रोशनाल के लहजे को धीमा पड़ते देखकर शेरनी हुई थी, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वो किसी ऐसी जगह छुप जाए जहाँ बादल क्या किसी की आवाज भी सुनाई ना दे। मैं कह रहा हूँ जाओ अपने कमरे में। वो उसके दुपट्टे से बगैर वजूद से नजरें चुराता सख्त मगर धीमे लहजे में बोला था। नहीं जाऊंगी अब। वो मजीद जिद्दी हुई। चलो। उसे बाजुओं से जकड़ते वो उसे घसीटता हुआ छत से नीचे ले जाने लगा। छत का डोर बंद किया। उसकी गिरफ्त उसके बाजुओं में ऐसी ही थी। वो फोन की लाइट ऑन की थी ताकि उसे नीचे ले जा सके। कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ, कहीं नहीं जाऊंगी। वो उसे हाथ छुड़ाती पहली सीढ़ी पर बैठ गई थी। उठो। वो उसे हाथ से पकड़ता उठाने की कोशिश करने लगा। वो उसे ऐसे पकड़ रहा था जैसे छोटे से बच्चे को माँ डांटती है और मुंह फुलाकर वो बैठ जाता है तो उसे मनाती रहती है, लेकिन वो नहीं मानता। उठो। वो अब के मोबाइल की लाइट उसकी तरफ करता हुआ बोला। आप चले जाएं, मैंने आपके साथ नहीं जाना। वो तो जैसे उसकी एक नरम लहजे से जिद्दी हुई थी, बगैर अपने अंजाम की परवाह किए। उसे तो जिद में अपने हुलिये का भी ख्याल नहीं रहता था। वो ऐसी ही थी और अभी भी यही हुआ। वो अपने दुपट्टे से बेपरवाह वजूद से बेनियाज थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ अशनाल, उठ जाओ, फिर मेरी दी गई क़यामत सह नहीं पाओगी। वो उसके पास बैठता उसके नमकीन कटोरे चलकाते आंखों की तरफ देखकर बोला। अब की बार उसके निगाहें उसके सरापे पर थीं। नहीं उठूंगी। आप जिद के पक्के हैं तो मैं भी आपसे 4 हाथ आगे हूँ। आप चाहे यहाँ मेरी कब्र भी बना दें, आज मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वो रोते हुए फासले पर हुई थी। ये ही रोशनाल का जब जवाब देने लगा। उसकी नजरें उसके सरापे पर टिकी। उसकी नजरें बेकरारी से उसके वजूद का तवाफ करने लगी थीं। उसकी नजरें अशनाल की लाल आंखों और उसके चेहरे के हर नक्श को बेसब्री से छूने लगी थीं। यही कोई ऐसी आंधी थी जो रोशनाल की नजरों की जद में आकर उसके पत्थर दिल की सल्तनत को रोनती हुई चली गई थी। जबकि अशनाल उसकी बेबाक नजरें अपने शरीर पर गर्दिश करते देखकर जी जान से कांपी थी। उसमें इतनी सकत नहीं रही थी कि वो उठ सके। वो उससे नजरें चुरा गई थी। उसकी नजरों के साथ उसका सर भी झुका था। इधर उसका हुलिया रोशनाल का जब टूट गया था। उसका झुकता सर देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर किया और मदहोश होते लब उसके लबों पर रख गया था। उसके अंदाज में शिद्दत आई थी। इधर अशनाल के वजूद में एक बरकी लहर दौड़ी थी। यानी आज वो शख्स उसकी सांसों पर भी कब्जा कर गया था। वो अपनी पूरी शख्सियत और मुकम्मल इस्तेहकाक भरे अंदाज में अपना हक वसूल कर रहा था। इतनी शिद्दत और जुनूनियत से कि अशनाल बक को अपनी सांसें खत्म होती हुई महसूस हुई थी। उसने खुद पर लानत भेजी थी कि क्यों जिद की। अपनी जिद का अंजाम उसे मिल गया था। वो शख्स आज उसकी सांसों पर आ गया था। वो रोने लगी। जब उसकी थोड़ी सी हल्की गिरफ्त देखकर अपनी सांस को मुतवाजन करती उसे पीछे धक्का देकर अंधाधुंध भागी थी, जबकि पीछे रोशनाल गुस्से से आवाजें देता रह गया था। वो रोते रोते कमरे में आई और वॉशरूम में घुसी थी और रगड़ कर लब साफ करने लगी। उसे उसका यह दिया गया प्यार नहीं लगा था, बल्कि एक जिद सी लगी थी। वो इसलिए नहीं रो रही थी, वो अपने जात की तस्लील के लिए रो रही थी। यानी जब चाहे उसे हक वसूल कर लेता और जब चाहे उसे धुतकार देता। वो इतनी बेहरमा थी क्या? उससे प्यार अपनी जगह, लेकिन वो उसकी दोगली शख्सियत से थक कर फैसला करती और खुद से अज़म करती उठकर दूसरा लिबास तब्दील करने लगी।
महारानी साहिबा, उठ के काम करो। मैं तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं जो हर वक्त काम करूं। समीना बेगम उसे उठाते हुए बोली थी। आपने मुझे खुद कैद किया हुआ है इस कमरे में, क्या ये बात भूल गई हैं आप? वो तब के बोली थी। जो तुम्हारी हरकतें थी ना, वो तुम्हारे तायाब और तुम्हारी खाला को पता चल गई हैं। वो रोज मुझे बातों में जतलाती हैं कि तुमने कितनी गलत हरकत की है। समीना बेगम ने सबका रवैया उसे बताया था, जिन्होंने उसे एक किस्म का कमरे में कैद कर रखा था। और जब हसनाल को पता लगेगा, वो तलाक तो तुम्हारे मुंह पर मारेगा। समीना बेगम खदशे के तहत बोली थी। तो क्या आप उसे बताएंगी? मीनाल हसनाल का सोचकर डरी थी। वो माँ से जवाब तलब करने लगी थी। मुझे तुमने बेवकूफ समझ रखा है। मैं नहीं, उसकी माँ बताएगी उसे। ये तुम्हारा अपना कसूर है। अब बीच में मुझे मुर्दे इल्जाम मत ठहराओ। खाला जान ने आपसे खुद कहा है कि वो हसनाल और आगा को बताएंगी। प्लीज बताएं। वो माँ की बातें सुनकर रुहासी होती हुई बोली थी। तुम्हारी खाला जान का रवैया बता रहा है कि वो अब कुछ ना कुछ करेंगी, क्योंकि उसके दिल में हसनाल के लिए हमदर्दियां जाग रही हैं। मेरी बहन होकर वो हर वक्त उस कलमुही की बातें करके मेरा दिल जलाती रहती है। वो कलमुही तो बड़ी नसीब वाली निकली है। उस दिन तो नहीं, लेकिन कैसे वो उसकी साइड ले रहा था, जैसे उसके लिए जान भी दे देगा। और तेरी खाला कह रही थी कि वो अशनाल और रोशनाल को ले आएंगी। वो दिल जलाई कह रही थी। सच्ची? वो एक्साइटेड हुई थी। क्यों, तेरा भी उस पर मुही के लिए प्यार जाग रहा है, या फिर से रोशनाल याद आ रहा है? गोया उसके हक में बोलने वाला तो समीना बेगम को जहर ही लगता था, चाहे फिर वो सगी बेटी ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, उसको कलमुही मत कहें, मेरे दिल पे चोट लगती है। उसका मासूम चेहरा मुझे याद आता है, वो मुझे याद आती है, उस पर दिए गए इल्जाम याद आते हैं। मैं उस पाक लड़की पर इल्जाम लगाकर डिप्रेशन की मरीज हो गई हूँ। वो बेड पर बैठे रो पड़ी थी। और नसीब तो रब ताला की जात लिखती है ना। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करें, दुनिया जहान की नेमतें उसे अता करें। वो आज अपनी बहन के वो आज अपनी बहन के लिए प्यार से बोल रही थी, क्योंकि अब वो तन्हा होती थी तो उसे अशनाल का मासूम चेहरा, उसकी मस्तियां शिद्दत से याद आती थीं। वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती थी, लेकिन अब उसकी बहन की कमी पूरी नहीं होती थी। हाँ, आखिर है तो अपने बाप की बेटी, जितना भी प्यार करूं सांप की तरह डसेगी तो सही, नहीं ना? वो ये कहती इसको कोसती निकल गई थी, जबकि पीछे मिनाल तकिए से टेक लगा गई और सोचने लगी कि अल्लाह ताला उसे कैसे माफ करेंगे। उसे पता था जब अल्लाह के बंदे उससे खफा तो वो रब भी उससे खफा था, क्योंकि वो रब जब नाराज होता है तो किसी को जिंदा जमीन में नहीं गाड़ता और ना ही आसमान से पत्थर बरसाता है। वो बस सजदे की तौफीक छीन लेता है, दिलों पर मोहर लगा देता है और दुनिया में घर कर देता है, क्योंकि ये अजाबों के लिए बदतरीन अजाब है। वो मैगजीन पढ़ रही थी, जब ये बातें उसके सामने आई थी। वो काम कर रह गई थी। वो कितनी देर हिल ना सकी थी। जब दिमाग सोचने के काबिल हुआ तो उठकर वजू किया था, और इतना उसे खौफ महसूस हुआ वो मुसल्ले पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद जब वो नमाज पढ़कर आई तो उसे अपना चेहरा इतना पुरनूर लगा कि वो अंदाजा नहीं कर सकी कि ये रब की 1 मिनट कौन सी ऐसी नवाजिश है। लेकिन उसके जहन में सूरह रहमान आई थी। आयात फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जुमा, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तकवा को हमारे चेहरे से जाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। जबकि वो अल्लाह का करम अपने चेहरे से देखकर पुरसुकून हुई थी। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई जब उसे हसनाल की भी शिद्दत से याद आ रही थी, क्योंकि उसको समझने वाला पिछले 3 दिन से गायब था। उसे नींद का ऐसा तावीज़ देखकर वो गया था कि फिर उसे नजर नहीं आया। वो उसको शिद्दत से सोचने लगी थी। वो आज जल्दी उठा था, नमाज अदा की और लैपटॉप पर काम करने लगा। जब रात का मंजर सामने आते ही उसको उसको एक लतीफ से एहसास ने छुआ था। उसके घने उनाबी लबों को एक खूबसूरत मुस्कान ने छुआ था। वो उसे उठाए ताकि वो नाश्ता बनाए। वो दोनों नाश्ता करके अपनी अपनी वर्क प्लेस पर निकले, इसीलिए वो उसके रूम में आया था। अशनाल, अशनाल, उसने पुकारा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था। वो कहीं होती तो जवाब देती। वो कहीं भी नहीं थी। उसके वॉशरूम का डोर तो ओपन था। वो मुड़ने लगा जब उसकी नज़र पेंसिल के नीचे कागज पर पड़ी थी। वो हैरानगी लिए मुड़ा था और उठाकर पढ़ने लगा। मुझे पता है ये पढ़ने के बाद आप गुस्से में होंगे। मेरे जाने से आपका इंतकाम अधूरा रह जाएगा, लेकिन मैं भी इज्जत नफ्स रखती हूँ। अपनी बार बार तस्लील नहीं सह सकती। माजरत, लेकिन मैं आपको समझ नहीं सकी, क्योंकि आप दोगली शख्सियत वाले शख्स हैं। मैं आपको हाकिम कहकर पछताई थी, लेकिन आप सच में हाकिम हैं। आप समझते हैं कि आप मुझ पर हक रखते हैं, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि आप अपने नफ्स की तस्कीन के लिए मेरे पास आते हैं। आपने मुझे इंसानों की तरह तो ट्रीट नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लिख रही, क्योंकि आप पे कौन सा असर होना है, क्योंकि लिखने वाला अपने एहसास समझ कर लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ लफ्ज़ समझ कर पढ़ता है। इसीलिए मैं अपने अल्फाज ज़ाया नहीं कर सकती। हाँ, ये कहना चाहूँगी कि आपको कसम है आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। मैं जहाँ भी रहूँ आपको मसला नहीं होना चाहिए। आपको इसकी कसम जिससे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको उसका वास्ता, मुझे ढूंढिएगा मत। आपकी कोई भी चीज़ चुरा कर नहीं लेकर जा रही। अपना घर देख लीजिएगा, हर चीज़ आपकी वहीं पे नजर आएगी। जो पैसे दिए हैं वो मैं तकिए के नीचे रख के जा रही हूँ।
رشتے وہاں مکمل ہوتے ہیں جہاں تقدس، احترام اور محبت ہو۔ یہ تو نکاح والے دن طے تھا کہ مجھے آپ سے بچھڑنا تھا۔ اس سے آگے اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اس سے آگے شاید روتی رہی تھی، آگے کے لفظ مٹے ہوئے تھے اس کے آنسوؤں سے۔ بس نیچے لکھا ہوا تھا، فقط لاوارث، بے حرمہ، بد نصیب، تنہا اشنال کبیر بخت۔ آخر میں لاوارث لکھا ہوا تھا، جبکہ اس کا خط پڑھ کر وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ تو کیا وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے اس کے پاس جاتا ہے؟ اس کا خط پڑھ کر ایک بے رحم آنسو اس کی پلکوں کو توڑتا، اس کی ہلکی بڑی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ وہ واسطہ بھی بھلا کس کا دے کے گئی تھی؟ اپنا۔ اور وہ کہتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی۔ ہاں وہ لے گئی تھی، اس کی سب سے قیمتی شے دل لے گئی تھی۔ وہ اسے اپنا ہی واسطہ دے کر تنہا کر گئی تھی، یعنی کہ وہ اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ وہ گھر سے تو کچھ بھی نہیں چرا کر لے گئی تھی، لیکن اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا تو ساتھ لے گئی تھی، یعنی اس کا دل۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اسے آزاد ہی چھوڑ دے گا۔ وہ خالی ذہن لیے آفس آ گیا تھا، دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن وہ روشنال بخت اناؤں کی ریاست کا مشہور بادشاہ تھا، اندر سے مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا دل خالی ہو گیا تھا، اس کا دل جیسے نوحے کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے سختی کا خول نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ مغرور تھا اور مغرور رہنا پسند کرتا تھا، لیکن وہ کانچ کی کڑیا جب اسے چھوڑ کر گئی تھی، اس کے اندر خلیج سی رہ گئی تھی۔ اس کی معصوم حرکتیں اسے بری طرح یاد آ رہی تھیں، جب وہ ضد سے اسے ہر بات منواتی تھی۔ وہ یہ میٹھی یادیں سوچتے سوچتے ماضی میں چلا گیا تھا۔ ماضی؟ یہ کون ہے چاچو؟ 14 سالہ روشنال نے کبیر صاحب کے ساتھ کھڑی امبر چاچی کے بازوں میں گرین آئیز والی بچی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ پاپا کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا۔ یہ میری پرنسس ہے، کبیر صاحب نیچے جھکتے ہوئے اس کے گلے ملتے ہوئے دھیمی سی مسکان سے بولے تھے۔ پر پرنسس تو کراؤن پہنتی ہے، ان کے ہیڈ پر کراؤن تو نہیں ہے، وہ الجھن بھرے انداز میں اس خوبصورت اور گور مٹول آنکھوں والی بچی سے بولا تھا۔ میں کارٹون والی پرنسس نہیں ہوں، میں تو اپنے بابا کی پرنسس ہوں۔ اسنال اس کو دیکھتے غصے سے توتلی زبان میں بولی تھی۔ یہ میری چھوٹی سی پرنسس ہے۔ اس کے معصوم غصے سے پھولے ہوئے سرخ اور سفید چہرے کو دیکھ کر کبیر صاحب نے ہنستے ہوئے امبر سے لیا تھا۔ بابا تارٹون، اشنال نے اپنے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کبیر صاحب کے گال پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے سپر مین ہیں، انہیں پتا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتی اور ایسے سوال تو کرے گی۔ وہ اسے اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے بولے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ چھوٹی سی بچی اس کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ روشنال شروع سے سمجھدار بچہ تھا، وہ ہر دوسرے ویک میں چچا کے گھر جاتا تھا۔ چونکہ چچا نے اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کی تھی تو آغا جان ان سے بہت ناراض تھے۔ ان کی بس ایک شرط تھی کہ کبیر صاحب اگر امبر کو طلاق دیں تو پھر ہی اس گھر میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی گھر میں داخلہ نہیں رکھا تھا۔ دونوں گھروں کا آنا جانا ممنوع ہو گیا تھا، لیکن صغیر صاحب بھائی کی محبت میں دوڑے چلے آتے تھے۔ بھائی کی محبت ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، جبکہ اشنال اس حد تک اٹیچ ہو گیا تھا کہ اسے اشنال کے علاوہ دیکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھی آتا اس کے لیے چاکلیٹ لے کے آتا تھا۔ وہ اسے اپنا سپر مین سمجھ کر ہر شے کی فرمائش کرتی تھی اور وہ اس کا مان رکھتا بھی تھا۔ بھائی مجھے آئس کریم نہ دیں، مجھ کو نہیں پتا، مجھے آئس کریم دیں، مجھے ابھی لا دو۔ وہ جب اس کے گھر آیا تب وہ روتے روتے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمائش کر گئی تھی۔ پرنسس، ایسے رونا نہیں ہے آپ کو، میں ابھی لا رہا ہوں، اب ادھر بیٹھو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برداشت نہیں ہوئے تھے، اس کو وہاں چیئر پر بٹھا کر خود نکلا اور اس کے لیے 5 منٹ میں آئس کریم لایا تھا۔ اس کے بعد روشنال بخت کے لیے وہ ہر چیز سے لڑ گیا تھا۔ پارک میں جب وہ اسے ساتھ لے گیا، اس وقت وہ 16 سال کا تھا اور اشنال 4 سال کی تھی۔ ایک لڑکے کے ہاتھ سے غلطی سے پتھر اشنال کے سر پر لگ گیا تھا، جس سے اس کے سر سے خون آنے لگا۔ وہ اشنال کو قریبی ہاسٹل میں لے گیا تھا، اس کی ڈریسنگ کروا کے اس کو گھر چھوڑ کے پھر پارکنگ میں آیا اور پھر پارک میں آیا تھا تاکہ وہ اشنال کے سر پر لگے پتھر کا بدلہ لے سکے، لیکن وہ لڑکا وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے معاملے میں خاصا شدت پسند تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ 22 کا تھا، اس وقت وہ 4th ایئر کے پیپر دے چکا تھا، لیکن اب وہ کبیر چاچو کے گھر جاتا تھا مگر بہت کم۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آغا جان کی ناراضگی اور خالہ کی نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس نے خالہ کو چاچو چاچی کے آگے باقاعدہ جھولیاں پھیلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ان کے مرنے کی، ان کے بچھڑنے کی بددعائیں کرتی تھیں اور ایک دن ان کے دل میں ٹھنڈ پہنچی تھی۔ لوگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں لیکن ان کی بددعائیں رنگ لائی تھیں۔ وہ فوراً اسٹڈیز کے لیے اپلائی کر رہا تھا، ڈاکومنٹ سبمٹ کروا کر آ رہا تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھا جب صغیر صاحب کی کال گئی تھی۔ ہیلو، تمہاری چاچی اور چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو، انہوں نے اپنے لہجے پر کنٹرول پاتے ہوئے کہا تھا۔ بابا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ چاچو چاچی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ تم آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچا تھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امبر چاچی کی تو موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ کبیر چاچو کی کنڈیشن کریٹیکل تھی۔ چاچو آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔
बस सुपरमैन, बस मेरा आखिरी वक्त है। मौत तो हर किसी को आनी है, लेकिन इतनी जल्दी सांसें खत्म हो जाएंगी सोचा नहीं था। मुझे मौत का दुख नहीं है, अपनी प्रिंसेस की तन्हाई और अकेलेपन से डर लगता है, उसके नसीब से डर लगता है। पता नहीं मेरे जाने के बाद वो अपनी माँ और मेरी मौत को सह पाएगी, वो हमारी जुदाई को सह लेगी। मेरे जाने के बाद सिर्फ वो नहीं, मेरी दोनों बेटियां यतीम हो जाएंगी। लेकिन मिनाल की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसकी उसको माँ की आगोश हासिल है, जो उसे हर सर्दो गर्म से बचा लेगी। मेरी बेटी को जमाने के सर्दो गर्म से बचाना तुम्हारा काम है। सुपरमैन, मैं आज इन अल्फाज को कैसे बयान करूं? जब वो स्कूल से घर आएगी तो हमारी आंखों को बंद पाएगी। ये कहते हुए उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। वो अपना मास्क उतारते हुए बोले थे, सर ये क्या कर रहे हैं? मास्क ऊपर करें। नर्स ने उनको ऐसा करने से मना किया था। उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बचा लूंगा। सगीर साहब ने उनके पास उनके हाथ पकड़ते हुए कहा था। चाचू, अबू ठीक कह रहे हैं, हम आपको बचा लेंगे ना। रोशनाल ने भी उन्हें कमजोर सी तसल्ली दी थी। वो हैरान था कि अंबर चाची की वफात का उन्हें कैसे पता चला। नहीं भाई साहब, मेरी सांसें शायद यहीं तक थीं। मेरा वक्त सफ़र तमाम हो चुका है। जब मैंने अंबर से शादी की, उस वक्त मेरी खुशियों का दायरा बहुत वसी हो चुका था। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा और मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। उसकी मासूम सी शरारतों से मेरे घर का आंगन खिल उठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशियों का दौरानिया इतना मुख्तसर हो जाएगा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन आगा जान से बस इतना कह दीजिएगा कि अपनी नाफरमान औलाद को माफ़ कर दें और इस औलाद की बेटी को सीने से लगाएं। भाईजान, मेरी फूलों से नाजुक बच्ची का ख्याल रखिएगा। वो मेरी नरमियों को सहने वाली मेरी प्रिंसेस जमाने की सख्ती कैसे झेल पाएगी? मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आज अगर मेरे बस में होता तो मैं उसके नसीब खुद लिख के जाता। ये बातें सुनते रोशनाल बक फटने लगा था। वो कबीर साहब की तरफ देख नहीं पा रहा था, जिनकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए पर गिर रहे थे, और फिर उनका वक्त नज़ा करीब आ गया। रोशनाल ने पत्थर दिल करके उनको पानी पिलाया और कलमा पढ़ाया था। वो उसकी आंखों के सामने जिंदगी की बाजी हार गए थे। मौत से किसको रस्तगारी है? आज नहीं तो कल हमारी बारी है। शाम तक अंबर और कबीर साहब की डेड बॉडी को घर लाया गया था। जवानी की मौतें थीं, हर तरफ हशर बर्पा हो चुका था, सब गम में थे। बाबा उठे ना, पानी पी लेना। 10 साल अशनाल अपने नन्हे हाथों से पानी लाई थी। वो रोज उनको उसी टाइम पे पानी देती थी। वो उनकी बंद आंखों को साकिब सी देखती, ना जाने कितनी देर बाद पानी ले आई थी। सारे लोग उस मासूम सी हिरनी सी आंखों वाली बच्ची को देख रहे थे, कुछ रहम से, कुछ गम से और कुछ हमदर्दी से। वो उनके पास पानी लाते सबकी आंखों में आंसू ले आई थी। सुपरमैन, ये मामा बाबा क्यों नहीं उठ रहे? मामा ने कहा था आज पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। सुपरमैन, मामा बाबा को बोले ना वो उठें। बाबा पहले तो प्रिंसेस की एक आवाज पर उठ जाया करते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे? वो सिर्फ रोशनाल को पहचानती थी, जो ब्लैक सूट में सख्ती की तह जमाए संजीदा सा खड़ा था। उसके पास आती हुई बोली थी, वो अब कभी नहीं उठेंगे ऐशू, मेरा बच्चा। वो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से वापिस आना नामुमकिन है। वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, जहाँ कोई एक बार जाए तो मुड़ के नहीं आता। वो इस 10 साला बच्ची के पास पंजों के बल बैठा अपनी तरफ से आसान से अल्फाज में समझा रहा था। जो स्कूल वाले 2 पौनियां सर पर किए स्कूल वाले यूनिफॉर्म में खौफजदा खड़ी उसके पास सवाली सी बनकर खड़ी थी। क्या क्या कह रहे हैं सुपरमैन? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा अब मुझे कभी नहीं उठाएंगे। मुझे चॉकलेट कौन ला के देगा? मुझे स्टोरीज कौन सुनाएगा? मुझे प्यार कौन करेगा? अस्मा के बाबा, वो तो हर वक्त रोती है। उसके बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं, अब मैं भी हर वक्त रोऊंगी। वो तेजी से बोलती रो पड़ी थी, जैसे इस उम्र में माँ बाप की जुदाई का यकीन आ गया था। 10 साल की बच्ची पे ऐसी क़यामत टूटी कि उसकी आंखों से पानी बारिश की तेज बूंदों की तरफ निकल रहा था। रोशनाल उसको कोई दिलासा नहीं दे सका, बस उसके गम को देखकर शिद्दत से उसे साथ लगा गया था। वो उसके साथ लगी रोने लगी थी, जबकि तहमीना बेगम गमज़दा दिल के साथ उसके माथे को चूमती हुई ले आई थी। वो फिर उनको खाली नजरों से देखती, कभी उनके माथे पर प्यार करती, कभी गाल पे। सबको रुला गई थी। उसे जैसे समझ आ गई थी कि ये चेहरे फिर कभी नजर नहीं आने। वो शिद्दत से कभी बंद आंखों वाले बाप के चेहरे को चूमती तो कभी माँ के, कभी एक चारपाई के पास जाती तो कभी दूसरी। आखिर थक कर बाप की चारपाई के साथ बैठ गई थी। आगा जान खाली जहन से हर तरफ देख रहे थे। ये मंजर देखकर तो दुश्मन भी चीख उठते, लेकिन वो तो फिर दादा थे। वो उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे उनका दिमाग कुछ भी करने से कासिर था। वो जवान बेटे की मौत को कबूल नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसे ही बैठे थे जब उनकी डेड बॉडी को सबुर्दे खाक करने के लिए उठाया था। इतनी क़यामत और हशर देखकर जैसे वक्त थम गया था। वो समझते अब वक्त गुजरेगा ही नहीं। माँ बाप के चले जाने के बाद उनकी लाडली औलादें रुल जाती हैं, और जिनके माँ बाप मर जाते हैं वो दुनिया की ठोकरों की जद पे आ जाते हैं। वो जो पहले जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, माँ बाप के मरने के बाद जिंदगी उन्हें गुजारती है। वो लावारिस हो जाते हैं, जैसे आज जशनाल बख्त हुई थी। इस इतने गहरे जख्म को हुए 3 महीने हो गए थे, सब रूटीन पर आ गए थे। वक्त का काम गुजरना है, जैसे भी हो गुजर जाता है। वक्त का कमाल ये है, ये जैसे भी हो गुजर जाता है। कुछ बुरे लम्हे हाथ में थमाकर और कुछ अच्छी यादें लेकर। उस डाइन की बेटी को अब यहाँ क्यों लाए हैं सगीर साहब? वो उसके पास आती हुई बोली थी, जो डर के सगीर साहब के पीछे हुई थी।
اس کی منحوس ماں میری خوشیوں کو نگل گئی اور یہ میری بیٹی کے باپ کو، وہ اس کو دیکھتے پاگل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ بس سمینا، تم سے زیادہ اس معصوم بچی کا نقصان ہوا ہے، تم اللہ کی رضا کو منحوسیت کا نام نہیں دے سکتی۔ صغیر صاحب ان کا پاگل پن دیکھ کر غصے سے بولے تھے، جو خونخوار نظروں سے ان کے پیچھے ہوتی اشنال کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، یہ ادھر ہی رہے گی کیونکہ آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام ہے، تم کیا دنیا کی کوئی بھی عدالت اسے یہاں سے نہیں روک سکتی۔ یہ بات سن کر سمینا بیگم کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھیں، لیکن ان کے دل میں بھانبٹ جل رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ اشنال سے سب کے سامنے تو لاڈ سے پیش آتی تھی، لیکن اسے کبھی اسٹور میں بند کر دیتی، تو کبھی اسے تھپڑ مارتی، تو کبھی اس کا ہاتھ جلا دیتی تھی۔ تم اور تمہاری ماں نے میرے بابا کو مارا ہے، تم سب ہو اس کے ذمہ دار، منال جو اسے 7-8 سال بڑی تھی اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی۔ آپی، سپرمین کہتے ہیں، آپ تو میری بہن ہیں، بہنیں تو کبھی نہیں مارتی، اشنال منہ پہ ہاتھ رکھ کے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ تم جیسی ڈائن کی میں بہن نہیں ہو سکتی، آئندہ اگر اس زبان سے کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، اور آئندہ تم مجھے روشنال کے ساتھ نظر آئی تو تمہیں جلا دوں گی۔ وہ اس پہ چیختے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے چیخ رہی تھی، جس کو ماں نے پمپ کر کے اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ پھر ماں کی شے پر وہ اسے خوب ڈراتی، ضرورت پڑتی تو مار بھی لیتی تھی۔ مغرب کا ٹائم تھا، اشنال ٹیوشن سے واپس آئی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے کھانا کھلاتی، اس کی ہر چیز کا دھیان وہ خود رکھتی تھیں۔ آج بھی تہمینہ بیگم اسے کھانا دے کر گئی تھیں، وہ کھا رہی تھی جب اسے پانی کی طلب محسوس ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی جب اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ملا تھا۔ کوئی فل وائٹ کلر کے کپڑے پہنے، آنکھوں کے نیچے سرما لگائے، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے، اس کے سامنے آتے چیخ کے بولا تھا، مما، بابا۔ وہ اس ڈراؤنی صورت والی مخلوق سے ڈر گئی تھی۔ وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر باہر بھاگی تھی، اس کا ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہی سفید شال سے خود کو لپیٹے وہ شیطان مخلوق پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ پلیز جن بھائی، مجھے جانے دیں۔ نہ، میں بھوتوں کا، شیطانوں کا شیطان ہوں، میں انوسنٹ ڈیول ہوں، اس ریاست کا شہزادہ، اس قبیلے کے جنوں کا سردار۔ جو ایک دفعہ میرے شکنجے میں آتا ہے اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، اور تم نے میرے دائرے میں قدم رکھا ہے۔ لڑکی، جہاں کسی انسان کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، وہاں قدم رکھ کر تم نے میرے غضب کو دعوت دی ہے۔ پلیز جن جی، مجھے جانے دیں۔ وہ اس کے خوفناک چہرے سے نظریں اٹھا کر روئی تھی۔ ایک شرط پہ، وہ معصوم شیطان اس کی گھبرائی ہوئی آواز سے مزے اٹھاتا سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ کون سی جن بھائی؟ ایک رجسٹر پر ورک کر کے دینا ہے۔ جن بھائی، آپ پڑھتے بھی ہیں؟ وہ خوفزدہ آنکھیں مزید پھیلاتے ہوئے بولی تھی۔ روشنال، جو اشنال کو ہی ہوم ورک کروانے آ رہا تھا، اشنال کی چالاکی کو دیکھ کر ادھر ہی رک گیا تھا، جس نے اس معصوم بچی کو مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشنال نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہاسٹل میں ہوتا تھا اور کبھی کبھی گھر آتا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتا اشنال کے پیچھے جا کھڑا ہو گیا تھا۔ اب کس کی ہمت ہوئی میرے دائرے میں پاؤں رکھنے کی؟ وہ بقول اپنے ازلی غضب سے بولا تھا۔ سردار صاحب، معذرت، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں۔ بھائی، آپ پیچھے مڑ کر دیکھا، اتنے قریب کھڑے ڈیسنٹ ڈیول کو دیکھتا وہ بھاگنے کے چکر میں تھا، جب روشنال نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے پاس کیا تھا۔ سپر مین، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ اس کی آواز سنتی ڈرتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ چل بیٹا، تو اندر چل، تیری قبیلے کے شیطانوں کی دعوت کروں گا میں۔ ایک ہاتھ سے اشنال کو پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اسے گردن سے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے آیا تھا، اس کا منہ دھلوا کر کمرے میں لایا تھا تاکہ روشنال اسے ڈرے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ قبیلے کا سردار انوسنٹ ڈیول اس ڈیسنٹ ڈیول کے ہاتھوں مرغا بن رہا تھا، جبکہ اشنال اس کو مرغا بنے دیکھ کر پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ وہ جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، آج اتنے دنوں بعد اس کو ہنستے دیکھ کر روشنال بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ روشنال، جو ماضی کو سوچ رہا تھا، چاچو جان کے بے بسی کے آخری لمحات کو سوچتا، اس کے دل پر زبردست سی کھینچ پڑی تھی۔ وہ خود کو سرزنش کرنے لگا کہ کیوں اس نے گہرائی سے نہیں سوچا تھا، کیوں وہ اس معصوم لڑکی کو اس بے رحم دنیا کے پاس چھوڑ کر خود اس سے آزاد ہو جاتا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا اور اس کے کالج کی طرف گاڑی موڑی۔ وہ جلدی سے کار سے باہر نکلا تھا اور بھاگتا ہوا کالج کے پاس آیا تھا۔ اس نے کالج چیک کروایا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ تھانے میں وہ گیا تھا، لیکن وہ اسے نہیں ملی تھی۔ وہ ہوتی تو ملتی۔ اسے پچھتاوے کے ناک ڈس رہے تھے۔ وہ پچھلے 15 دن سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں ہوتی تو ملتی نا۔ وہ ہلکے سے اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی اس رات طوفانی بارش میں اس کے ستموں سے تھک کر نکلی تھی۔ اپنے ستم سوچ کر اس کا چٹانی صفات رکھنے والا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ کمال کا ضبط رکھنے والا شخص آج ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ کتنے تمطراق سے اس نے کہا تھا کہ پچھتانا اس کی سر فہرست میں نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی رعونت تھی۔ اس رات اس کے رونے نے اسے سکون دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے غرور کو محض ایک پل میں پاش پاش کر دیا تھا۔
खुदा ने उसके लहजे की रौनक किसी तमांचे की तरह उसके मुंह पर मारी थी। एक रात में उसका गुरूर खाक हुआ था और इस रात के बाद उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वक्त के पासे ने उसे एक ही दिन में तोड़कर रख दिया था, लेकिन ये पछतावे उसे किसी फन फैलाते सांप की तरह डस रहे थे। आज वक्त ने सारे दाव उल्टे कर दिए थे। फ्लैट का दरवाजा खोलकर वो शकिस्ता कदम लिए अंदर दाखिल हुआ। वो हर वक्त नफीस सा रहने वाला शख्स आज बिखरे हुलिये में आया था। 10 दिन से सिगरेट पर जी रहा था। खुला हुआ गिरेबान, बिखरे बाल, लाल आंखें, हारती हुई चाल। खाने पीने से उसे किसी चीज का होश नहीं था। अगर वो आज उसे इस हुलिये में देख लेती तो दुनिया जहां की खुशियां सितम करके कदमों में बिछा देती। वो ऐसे कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ जैसे आखिरी बाजी हार के आया हो। खिलाफे मामूल घर खाली था। वो लाउंज के सोफों पर कोट और लैपटॉप रखता इधर ही बैठा था। भटक भटक कर उसका ध्यान किचन की तरफ जाता था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी पानी देने आएगी। आज उसका आंचल नजर नहीं आ रहा था। फिर से सिगरेट निकालकर फूंकने लगा था, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो जो खुद को दलीलें देकर खामोश करवाता था कि उसे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन जब वक्त का थप्पड़ पड़ा, हर दलील, हर जवाब बेमायनी होकर रह गई थी। वो उन यादों से पीछा छुड़ाते किचन में जा घुसा था। टेंशन से कुछ नहीं खाया था। अब वो कॉफी बनाने के लिए किचन में आया, क्योंकि चाय बनाने वाली जो रूठ के चली गई थी। चाय के लिए सामान मुश्किल से निकालकर कैबिनेट पर रखा और बनाने लगा। किचन साफ सुथरा था। वो इससे डरकर किचन साफ रखती थी कि कहीं वो उसकी तजलील ना करे। वो चाय बनाता बनाता उसकी सोचों में ऐसा खोया, ये भी पता न चला कि चाय उबल उबल कर बाहर आ रही थी। गैस ऑफ की और इर्द गिर्द नजर डाली तो कोई शय सामने नजर ना आई थी जिससे वो पतीली को उठाता। उसने हाथ ही से करना चाहा, लेकिन गर्म पतीली से हाथ टच हुआ तो उसने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। एक सेकंड में उसकी हाथ और उंगलियों को ऐसी जलन पहुंचा गई। वो उंगली पर हाथ रखकर पानी तक आया और सिंक के नीचे हाथ रखा था। उंगली की तकलीफ ने शिद्दत पकड़ी तो एकदम आंखों के सामने मासूम सा चेहरा आया था। बिखरे बाल, रोती आंखें। वो चेहरा सामने घूमने लगा था। वो रात एक अजाब की तरह उसके सामने आई थी। वो रात उसके ऊपर किसी नोकदार तलवार की तरह लटक रही थी। जिस रात उसकी गर्दन और कंधों को सिगरेट से जलाया था, आज उसके दर्द को महसूस किया। क्या वो सारी रात तड़पती रही होगी? क्या वो सारी रात तकलीफ में रही होगी? क्या उसे भी ऐसी जलन हुई होगी? वो कितनी रोई, कितनी चीखी और तड़पी होगी? उसने इस दर्द में किस किस को तलाश किया होगा? आज उसके दर्द पर गले में फांस अटकी थी। तकलीफ कहने को महज छोटा सा लफ्ज है। ये कहने को सिर्फ लफ्ज ही है, पर जब ये किसी को होती है तो फिर पता चलता है कि ये क्या है। ये ऐसी शय है जब किसी को हो तो हम समझ नहीं सकते। हम सोचते रहते हैं कि ये क्या है, लेकिन जब खुद को ना हो तो हम समझा नहीं सकते कि ये कितनी है। इसीलिए किसी की तकलीफ पर मुस्कुराया ना करो, वरना वक्त तुम पर कह कहे लगाएगा। ये तकलीफ आज उसे खुद को हुई और उसके दर्द का अंदाजा समझ आया था, लेकिन ये तकलीफ भी बला का जब देती है। आज ऐसे ही रोशनार के साथ हुआ था। वो कुछ देर ऐसे ही तही दामा बैठा रहा, फिर सिंक में बर्तन रखकर रूम में चला आया था। रूम खोलते ही दिल में सन्नाटा उतरता महसूस हुआ था। वो बोझल दिल के साथ उसके रूम में चला आया। वो धीमी और शकिस्ता चाल चलता उसके रूम में दाखिल हुआ था और उसके बेड पर बैठ गया, जहां उसका ग्रीन कलर का दुपट्टा पड़ा हुआ था। पेन खुला हुआ कॉपी के ऊपर पड़ा हुआ था। उनके ऊपर गर्द जमी हुई थी। वो किस चीज से पीछा छुड़ाता? उसकी यादें हर तरफ बिखरी हुई थी। उसका रोता हुआ चेहरा, उसकी मासूम सिसकियां उसके जहन में आ रही थी। वो कई साल पहले इस फ्लैट में अकेला रहता था, लेकिन आज यही फ्लैट उसे काट खाने को दौड़ रहा था। वो उसके तसव्वुर से निकल ही नहीं पा रहा था। उसके जहन में उसकी आवाज तहलील होने लगी। थक हार कर वो सर पकड़ कर बैठ गया था। उसके आंसू किसी काले साए की तरह उससे चिमटे हुए थे। आगा जान, ये लें आपकी चाय। वो आंखें बंद किए लेटे थे जब मीनाल ने उन्हें चाय दी थी। तहमीना और समीना ग्रोसरी का सामान लेने गई थी। वो खाला की गैर मौजूदगी में नीचे आई थी। क्या हुआ आगा जान, आप परेशान क्यों हैं? वो उनके पास बैठती हुई उनके हाथों को थाम गई थी। बस अपने सितम याद आ रहे हैं। वो अपनी आंसू ज़दा आंखें खोलते हुए बोले थे। क्या हुआ आगा जान, आप ठीक तो हैं ना? उनके रोने पर वो बौखला उठी थी। कुछ नहीं, बस दिल भर आया था। अपनी जातियां याद आ रही थी जो उस मासूम बच्ची पर की। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, पछतावे बढ़ते जा रहे हैं। दिल को सुकून नहीं है। उस मासूम बच्ची की बेबसी याद आती है। मैं कितना कमजोर था, उसके सर पर हाथ नहीं रख सका। जिंदगी के माहों साल गुजर गए, उस बच्ची से अदावत नहीं मिटा सका। हालांकि उसके यहाँ रहने का भी बहुत बड़ा मुआवजा ले लिया था रोशनाल से। वो भी इस वजह से मुझसे दूर हो गया था। मैं आज सोचता हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे मुलामतें करता है। उसकी बेबस आंखों को मैंने मनहूसियत का नाम दिया था। वो मुझसे प्यार लेने की कोशिश में लपकती रहती, लेकिन मैं उसे धुतकार देता। वो जब मुझे तुम्हें और हसनाल से प्यार करता देखती तो उसकी आंखों में एक हसरत नजर आती। वो दूर खड़ी जब तुम लोगों को प्यार करता देखती तो उसकी आंखों में दर्द होता था। मैं उसकी नजरों में छुपे उसके बाप की सूरत नहीं देख पाया। मैं उसको घर में देख नहीं सकता था। वो जब जब मेरे सामने आती मैं उसे डांट देता, धुतकार देता, क्योंकि मुझे उसकी सूरत में खड़ा अपना बेटा याद आता था। मैं खुद से डरता था कि कहीं उसको पोती समझकर गले ना लगा लूं। लेकिन आज ये ख्वाहिश सर पकड़ रही है। मैं कितना कमजोर था ना। दादा बनकर ना सही, इंसान बनकर उसके सर पर हाथ रख लेता। वो नहीफ सा उठते उठते बैठे थे। दादा, एक बात कहूँ, आप मानेंगे? वो उनके आंसू साफ करती हुई बोली थी। वो उसके चेहरे को खोजते इस बात में सर हिलाते बोले। हम लोग कल चलेंगे ना उधर अशनाल से माफी मांगने? साथ में उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाएंगे ना?
वो नहीं करेगी माफ, वो मुझसे मेरी नफरत का हिसाब मांगेगी। आगा जान थके से लहजे में बोले। आगा जान, मुझे यकीन है वो कर देगी माफ, वो बहुत अच्छी है, मैंने भी उससे माफी मांगनी है। कहते हैं जब तक दर्द सहने वाला माफ ना करे तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करता। वैसे आगा जान, गर्ज ऐसी शय है जो इंसान को किसी के कदम चाटने पर मजबूर कर देती है। आपको भी गर्ज थी, मामा को भी गर्ज थी, मुझे भी गर्ज थी, रोशनाल को अपनी गर्ज थी। अगर आज रिश्तों में गर्ज ना होती तो रिश्ते खोखले ना होते, तन्हा ना होते। इस गर्ज की वजह से आपने अपने बेटे बहू को खोया था। आपने मोहब्बतों का कर्ज लिया पापा से कि वो छोटी अम्मी को तलाक दें तो ही इस घर में कदम रखेंगे। मामा ने आपसे ताया होने का हिसाब मांगा कि आप उनसे मोहब्बत में क्या कर सकते हैं। मैंने अशनाल के साथ गलत किया, उसकी मासूमियत से फायदे उठाए, उससे काम करवाती, काम होता तो उसे बुलाती, ना होता तो मैं पूछती ही नहीं कि वो कौन है। रोशनाल ने उसे गलत समझा। उस रिश्ते की, इस गर्ज की चक्की में सिर्फ और सिर्फ अशनाल पिसी है। वो दूसरों के सामने इतनी अच्छी बन गई कि उसकी खुद की जात कहीं तहलील होकर रह गई थी। अगर सब एक दूसरे के गलत सलूक पर दूसरों को इनके लहजों का एहसास दिलाते रहे तो सब पछताना रहे होते। इसमें इस नस्ल का कसूर नहीं होता। हमें जैसी ट्रेनिंग दी जाती है हम वैसे ही बनते हैं। हमें रिश्तों में डर और अदावतें सिखाई जाती हैं, प्यार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही कह रही हो, वो उसके एक एक लफ्ज में खोए हुए बोले। फिर वो उनको और मेडिसिन देकर तब तक उनके पास से नहीं उठे जब तक वो सो नहीं गए थे। डोर पर बेल सुनती वो खुद निकल गई थी। मीनाल ने दरवाजा खोला तो सामने रफ से हुलिये में हसनाल खड़ा था। खैर तो है, आज लगता है ये दस्तक दरवाजे पर नहीं आपके दिल पर लगी है तभी भागी चली आई हैं। वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने ऊपर से हमरंग दुपट्टे में खुद को कवर किए खड़ी थी। उसको ऐसे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, बकवास बंद करो, अम्मी और खाला घर नहीं इसलिए मैं दरवाजा खोलने आई हूँ। हाय शुक्र है, आए गले मिलते हैं। वो हाथ फैलाते हुए अपना डिंपल निकालते हुए बोला था। दफा हो अंदर। उसके ऐसा करने से वो उछलकर पीछे हुई और गुस्से से बोली थी। जबकि वो उसकी बात सुनता बगैर कोई रिस्पॉन्स दिए लैपटॉप बैग उठाए अंदर आ गया था। वो पीछे से उसकी चौड़ी पूछ देखने लगी और तासुब से सर हिलाया जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। वो डोर बंद करके किचन में आई। उसे लगा वो नाराज होकर चला गया था, इसीलिए गिलास में पानी ले आई थी। वो रूम में आई, उसको देखा जो चेयर पर बैठे लैपटॉप रखे किसी मोबाइल को लैपटॉप की यूएसबी से कनेक्ट करके काम कर रहा था। वो हैरान हुई थी। अभी तो वो काम से आया था और अभी फिर ऐसे बैठ गया जैसे कोई नोबेल प्राइज जीतना हो। वो पानी रखकर वहीं बैठ गई थी और उसे देखने लगी जो रफ से हुलिये में भी कमाल की जाज़बियत रखता था। वो उसका बगौर जायजा लेने लगी जिसकी ब्राउन शर्ट पर रोमन रेंज की तस्वीर थी। बिखरे बाल, गाल पर पड़ते डिंपल वैसे तो नजर आ रहा था लेकिन उसकी संजीदगी से वो नुमाया नहीं हो रहा था। वो उससे नजरें चुराने लगी। लगता है किसी को प्यार हो रहा है मुझसे। उसकी नजरें लैपटॉप पर थीं लेकिन उसको अपनी तरफ चोरी देखता पाकर यकदम से बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग है मेरा। वो भी टक से जवाब देती हुई बोली, वो तो न्यूटन का भी था। पता है उस बेचारे के साथ क्या हुआ है? वो ऐसे ही काम पर ध्यान रखते हुए बोला था। क्या हुआ था? मीनाल ने भी वैसे ही पूछ लिया था। होना क्या था, बेचारा कब्र में पड़ा हुआ है उस दिमाग के साथ भी। कसम से वो न्यूटन का ही ज़र्फ था जो वो सेबों पर भी तजर्बे करता रहा। मैं होता तो उठाकर खा लेता, ये भी ना देखता कि दरख्त से गिरा है या आसमान से। वो डिंपल की नुमाइश करते हुए बोला था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम न्यूटन नहीं हो, वरना पूरे का पूरा दरख्त भी तुम पर गिरता ना तो तुमने उन सेबों के पत्तों को भी उठाकर खा लेना था। वो तिनक कर बोली थी। वैसे एक बात कहूँ, आप मुझसे प्यार करेंगी तो फायदे में रहेंगी। वो उसके वजीर चेहरे को बगौर देखता हुआ बोला था। तुम्हारे साथ मुझे आइंदा की जिंदगी ही ब्लैंक नजर आ रही है, फायदा किस बात का? मेरा दिल करता था कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूं जो दिमाग रखता हो, लेकिन मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मेरी तुम जैसे बददिमाग के साथ शादी हो गई। वो उसकी तरफ देखती अपनी किस्मत पर अफसोस करती हुई बोली, माना कि आइंस्टाइन की तरह ज़हीन नहीं हूँ लेकिन सलमान खान की तरह रोमांटिक तो हूँ ना। वो लैपटॉप बंद करता उसकी तरफ आकर बैठ गया। उसके ऑरेंज दुपट्टे में पुरनूर चेहरे को इतने दिनों बाद देखता उसके दिल में ख्वाहिश उभरी वो उसके चेहरे को अपने लम्ब से मुअत्तर करे, पर वो उसकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। वो उसके पास से जल्दी से उठती बाहर चली गई थी जबकि हसनाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो 10 बजे उठा, उसकी सारी रात आंखों में ही कटी थी। नमाज़े फजर के बाद उसे चैन आया था। उसके चेहरे पर सारी रात जागने के एहसासात मालूम हो रहे थे। वो सोच सोच के थक गया था कि वो कहाँ जा सकती है। सारी रात उसके जहन में यही सोचें थीं, मतलब वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। वो इतने आराम से बैठने वाला शख्स नहीं था। उसे यकीन था कि वो उसे ढूंढ लेगा, लेकिन उसकी छोटी गलती की सजा तो वो भूल ही नहीं सकता था। उसके जहन में एकदम से सारा का नाम आया था। वो जल्दी से उठता, चाबियां उठाता उसके घर के लिए निकला था, क्योंकि एक तो वो वाहिद लड़की थी जिसके घर अशनाल जा सकती थी। वो गाड़ी में बैठता उसके घर की तरफ गाड़ी लेकर गया। उसके घर का सारा रास्ता मालूम था। जिस दिन उसने सारा को ड्रॉप किया था वो गलियों से गुजरता वहां आया जहां उस दिन सारा घुसी थी, जहां एक छोटा सा घर था जिसके 2 पोर्शन बने हुए थे। उसने अंदाजे से बेल बजाई थी। जी कौन? नरम बारीक सी अशनाल की आवाज उसके दिल के जख्मों पर मरहम का काम कर गई थी। उसकी आवाज सुनकर उसके चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। एकदम से उसका बोझ हटा था। वो नहीं बोला। उसे पता था अगर वो बोल पड़ा तो उसकी नाजुक सी बीवी ने वफात पा जाना है।
उसने फिर गेट पर हाथ रखकर बजाया था। अब की बार उसने बेल नहीं बजाई। क्या मसला है? कौन है? वो एकदम से झिंझलाकर दरवाजा खोल गई थी। सामने सफेद दुपट्टे में लिपटा उसका गुलाबी चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह लग रहा था। उसके रूप में और ज्यादा पाकीज़गी आ गई थी। और आज उसने नूर का पैकर देखा था। वो फ्रीज होकर उसे देखने लगा था। औरत के वैसे भी बहुत से मुकामात हैं, लेकिन इन 10 मुकामात से वो औजे कामलियत हासिल करती है। औरत की हया उसके खलूस में, उसकी वफा निगाहों में, उसकी अदा उसके भोलपन में, हुस्न उसकी सादगी में, अजमत उसके किरदार में, गुस्सा उसकी जुबान में, काबिलियत उसकी सीरत में, चाहत उसके अंदाज में, सबर उसकी खामोशी में, गरूर उसके पर्दे में, और सबसे अहम बात अपनी खूबसूरती से लापरवाह। ये सब औरत की खसूसियात हैं। ये सब खूबियां औरत को मुमताज बनाती हैं। शायद इन सब मुकाम पर औरत को बुलंद मुकाम दिया गया है और वो सारी खूबियां सामने खड़ी उसकी शरीके हयात में थी। आज 15 दिनों बाद वो उसके उदास चेहरे पर मुस्कान लाई थी। वो उसको एकदम से अपने सामने देखकर उसके चेहरे का रंग 1 मिनट में उड़ा था। वो जर्द पड़ गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स यहाँ तक पहुंच जाएगा। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो उसको सामने देखकर गड़बड़ाई थी। वो एकदम से उसका सामना नहीं कर पाई थी। मैं तुम्हें शहर पाताल से भी निकाल लेता। ये तो फिर मेरा अपना शहर है। वही दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। उसको देखकर पल भर में एतमाद वापस आया था। घर चलो। वो उसके हसीन मुखड़े को देखते संजीदा लहजे में बोला था। नहीं जाऊंगी मैं नफरत करती हूँ आपसे। एकदम से आंसू उसके गालों पर फैले थे। वो तो मैं भी करता हूँ। घर चलो तो दोनों एक दूसरे से करेंगे, फिर मिल बैठकर डिसाइड करेंगे किसकी नफरत में शिद्दत ज्यादा है। वो मायनी खेजी से कहता उसके छक्के छुड़ा गया था। उसका खून सारा सिमट कर उसके चेहरे पर आया था। वो उससे ऐसी तवक्का नहीं रख सकी थी, पर वो मासूम आज तक समझ नहीं सकी कि ये अजीब इंसान हर किसी की तवक्कुआत से बढ़कर है। कसम से ऐसे ही छोड़ दो। इतना जुल्म ना करो। नहीं करेंगे लब। आपको शर्म नहीं आती इस तरह बातें करते? वो घबरा कर बोली थी। जब से तुम छोड़ के आई हो मर गई है और दफनाओगी तुम। मैं किलर नहीं हूँ। वो फक पड़ते चेहरे के साथ बोली, जबकि उसके दिलकश मनमोहने से चेहरे का ये रूप देखकर उसे अपने बेसाख्ता आने वाले कह कहे का गला घोंटा था। चलो शाबाश, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तन्हाइयों में मुब्तला करके खुद यहाँ आके बैठ गई हो। वो अपनी डार्क ब्राउन आंखों से उसका मुआयना करते हुए बोला था। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। ये मेरा आखिरी फैसला है और ना ही आप जैसे दोगले इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। वो उसकी तरफ देखती पूरे एतमाद से बोली थी। आपके साथ जाने से बेहतर है मैं जहर खा लूं। उस शख्स को हंसता मुस्कुराता देखकर उसका चेहरा गमो गुस्से की ज्यादती से लाल हुआ था। यानी वो उससे जुदा होकर खुश था। क्यों? इसकी कोई वजह? वो उसका तपा चेहरा देखकर हनूज मुस्कुराता हुआ बोला। आपसे नफरत करती हूँ, इससे बड़ी और क्या वजह है? वो निगाहें झुकाए तल्खी से बोली थी। और इस नफरत की वजह क्या है? वो उसके झुके सर को देखकर खोजता हुआ बोला। नफरत की वजह आपको पता होगी, क्योंकि आपने खुद मुझे ये करने पर मजबूर किया है। अब मुझे इतनी नफरत हो गई है कि आप जब जब मेरे करीब आते हैं मेरा दिल करता है कि मैं। वो ये कहते हुए कुछ सोचकर रुक गई थी। कितनी? बोलो ना, क्यों रुक गई? वो उसको खामोश होते देखकर बोला था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। वो उसको मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर एक सांस में कह गई थी। और मेरी नफरतों का अंदाजा तुम सह नहीं पाओगी अशनाल बख्त। मेरी नफरत की इंतहा तुमसे 100 गुना बढ़कर है। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि अब अगर मुझसे दूर होने के बारे में सोचा भी तो मैं खुद अपने हाथों से जान ले लूंगा तुम्हारी। ये कहते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाया था। हद में रहें। वो सहम कर पीछे हुई और हल्की सी चीखती जल्दी से दरवाजा उसके मुंह पर मारकर बंद करने लगी थी। जब वो अपना पाँव दरवाजे के दरमियान रख गया था। अगर अपना तमाशा बनवाना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी दोस्त से मिल लेता हूँ। वो संजीदगी से बोला। जी नहीं, वो कॉलेज गई हुई है। मैं और आंटी ही घर पर अकेले हैं। वो उसको रोकने की गर्ज से बोली ताकि वो अंदर ना आ सके और बाहर ही से किसी तरह उसको भेज दे। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं खुद आंटी से मिल लेता हूँ, गपशप भी हो जाएगी और उनका शुक्रिया भी अदा कर दूंगा। आंटी अभी सो रही हैं, उसने फिर से जान छुड़ानी चाहिए। चलो तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। वो हाथ बांधे दरवाजे से टेक लगाकर शाने बेनियाजी से खड़ा हो गया था। जब मैं आपके साथ जाना नहीं चाहती तो आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं, जब मेरी मर्जी ही नहीं है? वो हिरनी जैसी आंखें निकाल कर बोली थी। मैं उठाकर ले जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी की ऐसी की तैसी। वो अब गुस्से में आ गया था। जल्दी आओ शाबाश। जब नहीं जाना आपके साथ तो क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? वो अब के बार जोर से दरवाजा बंद करने लगी। उस रात वाली जिद भूल गई जिसकी वजह से यहाँ आके छुपी हुई हो। वो अब की बार सख्ती से बोला। पिछली वाली नरमी गायब थी। जबकि वो भागकर अंदर चली गई थी। रोशनाल ऐसे ही खड़ा हो गया था और तकरीबन 15 मिनट बाद वो खामोश चेहरा लिए आई थी। चलो, वो उसे साथ लिए चलने लगा। चलो बैठो गाड़ी के पास। उसकी आंखों की वीरानी को देखता वो संजीदा सा बोला था। वो खामोश सी बैठ गई थी। वो भी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा। रोशनाल को उसकी खामोशी खटकने लगी थी। उसे इस खामोशी और उसके पथरीले तासुरात से कुछ और ही महसूस हुआ था।
عورت کی خاموشی کو سمجھو، اگر وہ خاموش ہو جائے سمجھو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس کی ایک دم سے خاموشی اور اس کی خالی آنکھیں دیکھ کر روشنال کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر بلائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر ڈرائیو کرنے لگ پڑا، جبکہ اس کی ویران نگاہیں باہر خلا میں تھیں۔ اسے گھر ڈراپ کر کے وہ چلا گیا تھا۔ آغا جان، اگر اس منحوس سے ملنے گئے تو میں منال کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤں گی۔ سمینہ بیگم کو جب سے اس بات کا پتہ چلا تھا وہ تب سے جاہو جلال میں تھی۔ منال تو تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اگر جانا چاہتی ہو اکیلی چلی جاؤ۔ جب 18 سال کی بچی اس گھر سے نکلی تھی اس وقت اس معصوم کی کسی نے پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، ترستی رہی سب کی محبت کے لیے۔ اس وقت بھی بے حس بنا رہا۔ دیر سے ہی صحیح اب وقت نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی ہے۔ جتنا میں نے تمہارا احساس کیا ہے اتنا میں نے کسی بھی رشتے کا نہیں کیا۔ اگر کرتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں بس اپنی کی گئی زیادتیوں کا ازالہ اس معصوم بچی سے کروں گا جو میرے کبیر کی نشانی ہے۔ اس کے باپ کا گھر تو ہی ہے۔ آج روشنال کو فون کرتا ہوں، کبیر والا گھر اس کے نام کر دیا جائے گا۔ وہ اونچی آواز سے بولے تھے۔ آغا جان، وہ گھر میرے شوہر کا ہے، ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یا میں اس لڑکی کو مار دوں گی یا خود کو۔ وہ یہ بات سنتے غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ میری پوتی کے تم نزدیک بھی آئیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس پر آنے والی ہر بری نظر کو کاٹ کے پھینک دوں گا۔ میں نے تمہاری وجہ سے پہلے کتنا نقصان اٹھایا ہے، کاش اتنے بڑے نقصان کا پتہ ہوتا تو میں تمہاری طرفداری بالکل نہ کرتا۔ میں نے تمہارے کہنے پر روشنال کے ساتھ زبردستی کی تھی کہ وہ روشنال کو اس گھر میں اسی صورت میں رکھ سکتا ہے اگر وہ منال سے منگنی کر لے۔ وہ ان کی بات سن کر پہلے تو شوق ہوئے تھے۔ بیٹے کی موت تو وہ سہ گئے تھے، لیکن پوتی کی موت، اس سوچ نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ کب سے بے قرار تھے کہ اس کو سینے سے لگائیں، اس کو گھر لے کے آئیں، لیکن وہ آئے گی، کیا وہ ان کے گناہوں پر ان کو معاف کر دے گی؟ پر آغا جان، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ گھر منال کے نام ہوگا، منال بھی تو کبیر ہی کی بیٹی ہے۔ پر ماما، مجھے اور اشنال کو گھر نہیں چاہیے، ہمیں اس گھر میں بستے رشتے چاہیے، بغیر کسی غرض کے۔ ایسا گھر چاہیے جہاں خوشیاں ہوں، پیار ہو، محبت ہو، خلوص ہو، اتفاق ہو، جہاں اعتماد کی فضا ہو، نفرتیں نہ ہوں، عداوتوں کا ڈیرا نہ ہو۔ ہمیں ہر وہ خوشی دے دیں وہ اس کا دور دور تک امکان نہ ہو۔ ہر چیز تو بازاروں سے بھی مل جاتی ہے، لیکن محبت یا احساسات بازاروں سے نہیں ملتے، جس سے آپ نے مجھے اور اشنال کو بچپن سے محروم رکھا تھا۔ آپ میری ماں ہیں، آپ کو بھی پتا ہے آپ نے میرے بچپن میں کتنی کمیاں چھوڑی ہیں۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ دولت اور حسد کے نشے میں اتنی خود غرض ہو گئی ہو کہ آپ کو رشتے ہی بھول گئے ہیں۔ ایک حسد کی وجہ سے بابا آپ سے دور ہو گئے، اس حسد کی وجہ سے میرا آپ سے اعتماد اٹھ گیا۔ امی، ابھی وقت ہے، رب سے معافی مانگ لیں، نہیں تو ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے پاس بے بسی رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا۔ آپ کے پاس پچھتاوے ہی پچھتاوے رہیں گے۔ وہ کچن سے نکلتی ہوئی بولی تھی۔ تم مجھے مت سکھاؤ اور میری ماں مت بنو، جو مجھے اچھا لگے گا وہی میں کروں گی۔ وہ اسے ڈانٹ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے کھڑی نظریں چرا رہی تھی جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ آغا جان نے جب اسے شرمندہ دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ عرفان دورانی نے کرمو کو رکنے کا بولا اور خود چلا گیا تھا۔ کرمو کب سے انتظار کر رہا تھا، لیکن 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے، عرفان دورانی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ ریڈ لائٹ علاقہ تھا، کرمو کو گڑبڑ لگی تھی۔ یہ دوسری بار وہ اسے ٹائم پر چھوڑنے آیا تھا، کیونکہ اس نے جس ٹائم پہ اس کو ڈراپ کیا تھا رات کے اندھیرے میں، وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ 3 دن ساتھ اس کے آتا جاتا تھا، لیکن آج اسے گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی کھڑا رہا جب اسے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پہلے تو آگے پیچھے دیکھتا رہا، لیکن جب اپنے رائٹ سائڈ پر نظر پڑی تو ایک بلڈنگ کے قریب کچھ لوگ ایک 15-16 سالہ بچی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال رہے تھے۔ اس کے زمین و آسمان ہل کر رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے کرتے کی میلی پاکٹ سے فون نکالا اور ملایا تھا۔ السلام علیکم، آ جاؤ، میں تم لوگوں کو ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ کیمرہ وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو بھی انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خود کوئی ارینجمنٹس کر سکتے ہو تو جلدی کرنا۔ وہ جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر کے فون اپنی پاکٹ میں رکھ گیا تھا اور اپنے بیگ میں ایک پسٹل نکال کر اپنے بیگ سے بلیک کلر کی ہوڈی نکالی تھی۔ وہ پہنتا وہ نکل کر اس بنگلے کے قریب آیا تھا۔ اس روشن محل میں بہت ساری شور و گل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر گارڈ کھڑے تھے۔ اتنی سیکیورٹی دیکھتا وہ چکر کاٹ کر اس محل نما گھر کے پچھلے حصے میں آیا تھا۔ اس لڑکی کی چیخوں کی آواز مسلسل اونچی آ رہی تھی۔ وہ اس محل کی اونچائی دیکھنے لگا جو کہ بہت بڑی تھی۔ ابھی ان لوگوں کو آنے میں بھی کافی وقت تھا۔ وہ وقت کی دیری کیے بغیر اس بلڈنگ کے اندر آیا اور پیچھے سے چڑھتا چھت پر آیا تھا۔ اس کا ارادہ وہاں کی کھڑکیوں کو توڑ کر اندر جانے کا تھا۔ وہ بامشکل چڑھنے لگا۔ بلڈنگ کافی اونچی تھی۔ اس کا پاؤں رپٹا، وہ نیچے گرا تھا اور اونچائی تو اتنی اونچی نہیں تھی، لیکن اس کے پاؤں سے درد نکلا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر اپنے پاؤں کی مالش کرتا، پھر چڑھا۔ اب کی بار وہ چڑھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ کھڑکی پر پہنچا اور ادھر لٹکا کر زوردار مکہ مارا تھا، جس سے کھڑکی ٹوٹی تھی۔ کچھ سے اس کے ہاتھ پر 2-3 لگے تھے، لیکن لڑکی کی عزت سے بڑھ کر کیا تھا؟ کچھ ٹکڑے اس کے ہاتھ پر بھی لگے تھے، لیکن لڑکی کی عزت سے بڑھ کر کیا تھا؟
वो उस रूम से निकला जहाँ 8-10 औरतें झूल रही थी, जिनको शायद नशा आवर अद्वियात वगैरह दी गई थी। उसकी निगाहों में गुस्सा आया था। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाता है कि उस पर 2 बंदों ने पिस्टल रखे थे। वो जब से आई थी खामोश थी। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी को भी माफ नहीं करेगी। वो उसे घर ड्रॉप करके ऑफिस चला गया और अब तक घर नहीं आया था। वो ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। किचन बहुत गंदा था। उसने सफाई की थी। वो अब सबसे बहुत दूर जाने का सोच चुकी थी। दिल के कोने से आवाज आई, क्या उसका दिल रोशनाल बक को छोड़ने पर राजी हो जाएगा? पहले वो शख्स उसका मुहाफिज था, फिर सुपरमैन था, फिर शोहर बना था। शोहर से महबूब तक के सफर में उस शख्स की सितम गिरी ही थी, मेहरबानी नहीं थी। वो जितना उससे नफरत का इजहार करती, अंदर से उसका दिल, उसकी सोचें हमक हमक कर रोशनाल बक की तरफ जाती थी। लेकिन उसने सोचा था वो अपना दिल पैरों तले कुचल डालेगी, उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो उस शख्स को जीतने नहीं देगी, उसे ऐसी मात देगी वो खुद ही उससे पनाह मांगेगा। अब बस उसने अपनी सोचों पर अमल पैरा होना था। उसने सिर्फ सुना था वक्त एक सा नहीं रहता। आज उसने अपनी आंखों से के सामने वक्त को पलटते देखा था। उसके बिखरे बाल, उसकी आंखों के नीचे हल्के, यानी उस शख्स को भी फर्क पड़ा था। आज उसकी आंखों में अपने लिए वाज़ेह दीवानगी थी। वह शख्स आज उसे बहुत बदला लगा था, यानी अब वो सिर्फ बेबस नहीं थी, रोशनाल भी उसके साथ चाहो तलब की इस कठिन सरहद पर खड़ा था। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी को माफ नहीं करेगी, सबको सबक सिखाएगी। जिस दर्द से वो खुद गुजरी थी, वो दर्द जब तक वो जिस दर्द से वो खुद गुजरी थी, उस दर्द में जब तक किसी और को रोशनास ना करा दे, तब तक उसे सुकून नहीं मिलना था। वो घर आया और फ्रेश हुआ। उसे सख्त भूख लगी थी। वो कुछ खाने का इरादा कर रहा था। उसे पता था वो सो चुकी होगी, इसीलिए तंग करने का इरादा नहीं किया। वो किचन में चला आया, लेकिन खाली बर्तन उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। किचन से निकलकर वो रूम में आया था। खाना नहीं बनाया आज। वो कमरे में आके बोला, जो अपने ऊपर कंफर्ट किए लेटी थी। कंफर्ट भी उसके ऊपर बेतरतीब सा पड़ा हुआ था। वो खुद सोई हुई थी। आतिशी ऑरेंज कलर का सूट, हम रंग दुपट्टा, नमाज स्टाइल में लपेटे, उसकी शुआएं लपेटे रंगो रूप और जकड़ लेने वाली जाज़बियत में वो उसकी निगाहों में सताइश उतार गई थी और वो उसके ऊपर कंफर्ट सही करने लगा था। सोई हुई शनाल उसको अपने ऊपर कंफर्ट करवाते देखकर जाग तो गई थी, लेकिन आंखें ना खुली। वो बेहिस्सो हरकत होकर लेट गई थी। वो उस पर कंफर्ट सेट करता उधर ही चेयर पर बैठ गया था। अशनाल ने नीम वा आंखों को खोलकर देखा। वो फोन पर लगा हुआ था। वो तिनक उठी थी। उसे इंतहाई बुरा लग रहा था कि ये शख्स उसके रूम में इस वक्त क्या कर रहा है। वो जिद होकर उठ बैठी थी। क्या हुआ है? वो उसकी तरफ देखने लग पड़ा, जो एकदम से उठी थी, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? वो काट खाने को दौड़ी। आज खाना नहीं बना हुआ। वो उसकी बात को इग्नोर करता उसका तपा तपा चेहरा देखकर नरमी से बोला था। तो मैं क्या करूं? वो काट खाने वाले अंदाज में बोली। तो खाना बनाओ ना। वो उसके इतने ज्यादा एतमाद को देखकर पहले तो शौक हुआ, फिर अपने लहजे पर काबू पाता हुआ बोला था, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। वो तल्ख तेज लहजे में बोली थी। बीवी तो हो ना। उसके सुर्ख चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए वो धीमी मुस्कान लिए बोला था, आपने समझा था? रूह पर चोट लगाने से पहले वो पिछली बातों को उसे याद दिलाते हुए बोली। अशनाल प्लीज भूल जाओ उन बातों को। वो उसको एकदम से पुरानी बातें याद दिलाते हुए टोक गया था। वाह, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि भूल जाओ। आप भूले थे जब दीवार पर कील ठोंक कर निकाले जाएं तो निशान तो उस बेजान शह पर भी रह जाते हैं। मैं तो फिर जीती जागती इंसान हूँ। वो तलक लहजा लिए रुकी और फिर बोलना शुरू हो गई। मैं आपके सामने मिन्नतें करती रही। सबको लगता था मैं कसूरवार हूँ। आपकी जिंदगी मैंने बर्बाद की है, मीनाल की, हसनाल की। आगा जान ने कभी प्यार से गले नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से सगी, क्योंकि माँ इस खानदान की नहीं थी। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। छोटी अम्मी बचपन से काम करवाती रहती, नफरत करती रहीं, मुझे मनहूस कहती रहीं। मुझे सबने सिर्फ और सिर्फ इसलिए धुतकारा कि मेरे माँ बाप ने मेरी माँ से पसंद की शादी क्यों की। एक बड़ी अम्मी और ताया अब्बू ने प्यार किया, लेकिन मेरे हक में वो कभी नहीं बोले। सबने मेरी उम्मीद को, मेरे भरोसे को तोड़ा। मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं मांगा। आपको लगा था सितम आपके साथ हुआ, मुझे लगा था आप दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे तब भी मेरी बात सुनेंगे। लेकिन उस रात आप मेरी बात तो क्या, मेरे भरोसे को तोड़ गए थे। सबने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद सिर्फ आप ही थे। आपको तो मैं फरिश्ता समझती रही, लेकिन जिस पर मेरा भरोसा था उन सबने मुझे मुंह के बल गिराया था। आप तो मेरे सुपरमैन थे ना। आपने भी मुझे उस रात तोड़ दिया था। सबसे ज्यादा आपने मेरा एतमाद तोड़ दिया था। मेरे खसारे में सबसे ज्यादा हाथ आपका था। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे उस रात मेरी जात को गाली बना दिया था। वो बोलते हिचकियों से रोने लग पड़ी थी। ऐसे रो तो मत। उसको एकदम से हिचकियों से रोते देखकर वो चेयर से उठता उसके पास आ बैठा और उसे अपने हिसार में लिया था। वो जो पहले उसे रुलाकर खुश होता था, आज उसके आंसू उसके दिल पर गिरे थे। उसके सर को सहलाता, उसके माथे पर लम्स दिया था, उसको ऐसे अपने साथ लगाया जैसे उनके दरमियान कोई शिकवा ना हो। सुपरमैन, आपने मेरा एतमाद तोड़ दिया था। आपने मुझसे मेरा सुपरमैन छीन लिया था। मुझे आप पे गरूर था, आप पे यकीन था। आपने उस रात मेरा गरूर तोड़ दिया था, लेकिन आपने मेरे एतमाद को भी तोड़ दिया। और इंसान के टूटने की सबसे बड़ी वजह उसका किसी पर किया गया वो यकीन होता है जो वो एक पल में तोड़ देता है।
आज वो पूरे 4 महीनों के शिकवे शिकायत करके अपनी गर्दो गुबार निकाल रही थी। वो मासूम सी लड़की इतने दर्द अंदर छुपाए बैठी थी, उसका दिल पाश पाश हुआ था उसके शिकवों पर। प्लीज रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारा यकीन वापस दिलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा सुपरमैन और तुम्हारा यकीन वापस लौटाऊंगा। वो उसका मुंह सामने करके अपने हाथों से साफ करता, उसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोला, यकीन जब एक दफा टूट जाए तो वापस जुड़ते नहीं है रोशनाल साहब, और अब मुझे यकीन चाहिए भी नहीं। वो ये कहती उसके हाथ अपने चेहरे से हटाती, उसे पीछे को धक्का देती बेड से उतरती चली गई थी। वो उसको बेहिस्सो हरकत छोड़कर चली गई थी। वो अपने सामने इन गैंडे नुमा बंदों को देखकर पहले तो घबरा गया था, लेकिन अपने सामने इन बंदों को देखकर उसे रोशनाल की बात याद आई थी कि हर चीज हंसी मजाक से नहीं सुलझती, कुछ चीजें मुक्के डंडों से सुलझती हैं। इन हिटलर नुमा को देखकर पहले तो उसने अपनी सांसें रोक ली थी, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसे लगा था कि वो दो सांडे नुमा इंसान लोहे के बने हुए हैं। पहले खामोश सा खड़ा उनको देखता रहा। वो इसे खूंखार नजरों से देख रहे थे, ऐसा लगा कि वो कोई रोबोट हैं जो एहसास से आ रही थे। वो पिस्टल ताने खड़े थे, जैसे अभी उसके वजूद के परखचे उड़ा देंगे। उनकी तरफ एक मर्तबा देखकर पहले तो खुद को कंपोज किया, फिर उसके चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट आई थी। अंकल, आप इतने कमजोर हैं यार, कुछ खाया पिया करें और बादामों का इस्तेमाल बाकायदगी से किया करें, वरना लोग आप जैसे अक्लमंदों को पैरों तले रोन गए क्योंकि आपके पास दिमाग की कमी लग रही है। तेजी से ये कहकर अपनी जेब से एक लिक्विड टाइप जहरीला मादा निकाला और उनके मुंह पर स्प्रे किया, जैसे वो कीड़े हों और 1 मिनट में ही मर जाएंगे। उनके हाथों से पिस्टल गिरे थे। वो पिस्टल उठाकर उसने अपनी पॉकेट में रखे थे। उनकी चीखें बाहर से आते हुए गानों की आवाजों में दब गई थीं। बाहर कोई भी सुन नहीं पा रहा था। अपनी जेब से रुमाल निकालकर उनको सुंघाया था, जिससे वो बेहोश हो गए थे। वो उनको जोरदार ठोकर मारकर मेन हॉल में निकलता चला गया था। बाहर निकला तो हर तरफ गाने लगे हुए थे। वो बच्ची जो कुछ देर पहले लाई गई थी, वो बेचारी नीम भराना थी, उसको ड्रग्स के टीके लगाए जा रहे थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस मासूम सी बच्ची को वो दरिंदे नोचने को तैयार बैठे थे। छोड़ो मुझे मेरे बाबा, तुम्हें मार डालेंगे। वो लड़की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उस दरिंदे ने उसे अपनी तरफ खींचा। इरफान दौरानी सोफे पर बैठकर तमाशा देख रहा था। यह देखकर उसका खून खोल गया था। बाहर से गाड़ियों का सायरन सुनकर इरफान दौरानी तो घबरा उठा था। वो बगैरत भेड़िए उसे देखकर डर गए थे। उस लड़की को घसीटकर बेड के नजदीक लाए थे कि उसे छुपा सकें। इरफान दौरानी लाउंज से बाहर निकल चुका था। गाड़ियों की आवाज सुनकर आलमी मौत का मंजर महसूस हो रहा था। हैंड्स अप। वो आगे बढ़ा जब पुलिस अंदर आ चुकी थी। लम्हे की देर थी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वो बेजान कदमों से आगे बढ़ा था। उसे ऐसे लगा था सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने बच्ची को बेड के नीचे से खींचकर और बेड की चादर उतारकर उस पर डाली थी, जो झूल रही थी। इस मेहरबान शख्स को देखकर उसके मुंह से इतना ही निकला था, अंकल मुझे इंसाफ। बात मुकम्मल करके वो लड़की होश खो बैठी थी। वो उसे बाजुओं में उठाता बाहर निकल गया था। एक बेरहम आंसू उसकी पलकों की बाड़ को तोड़ता उस बच्ची के ऊपर गिरा था। वो हॉस्पिटल भागा था। उसकी पूरी टीम उसकी तरफ बढ़ी थी। ये बात मीडिया पे नहीं जानी चाहिए। वो उसको गाड़ी में डालता भारी आवाज में चिल्लाया था। चैनल वाले इसे देखने लग पड़े थे। वो उनकी हालत देखकर इस बात में सर हिलाया था। वो खुद को कसूरवार समझ रहा था। इस मुस्कुराहट के बादशाह का दिल कर रहा था कि वो आज खुद को फना कर डाले। वो इस बच्ची का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। आज कॉलेज क्यों नहीं गई? वो सोकर उठा। आज खिलाफे मामूल उसको किचन में खड़े देखकर बोला, जो नाश्ता बना रही थी। उसे घर देखकर ये तो जान चुका था कि वो कॉलेज छोड़ने का प्रोग्राम बनाकर बैठी थी। बचपन में उसको पाला था, उसकी रग रग से वाकिफ था। ये अलग बात थी कि उनमें तनाजात आ गए थे। मेरी मर्जी, जाऊं या ना जाऊं। वो आखिरी पराठा बनाकर हॉट पॉट में रख चुकी थी और तवे को चूल्हे से उतारकर बिना उसकी तरफ देखे हुए बोली थी, अशनाल, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। मैं जितना नरम पड़ रहा हूँ तुम उतना ही सर पर चढ़ रही हो। वो उसकी पूछ देखता तलक मिजाज लहजे में बोला था, किसने कहा सर पर चढ़ाएं? मैंने कहा था मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था मुझे अपने घर लाने का। अब भुगतें। वो मुंह फट अंदाज में गुस्से और बदतमीजी से बोली थी, अशनाल, माइंड योर लैंग्वेज। छोटे बड़े की तमीज ही भूल गई हो। अदबो लिहाज तुम्हें बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। अब मुझे खुद सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। आप अपनी जुबान को संभालें। मुझे आदाब मत सिखाएं, मैंने पहले ही सीखे हुए हैं। वो ये कहकर चाय का कप काउंटर पर पटकती जाने लगी थी। तो ये तय है तुमने कॉलेज नहीं जाना? वो उसका बाजू थामकर उसके सभी चेहरे पर निगाहें डालकर पूछने लगा। नहीं जाना। जब एक बार कह दिया है तो बार बार मुझे फोर्स मत करें। वो उसकी निगाहों में निगाहें डालकर बिना झिझके बोली, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये तो तय है तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे हैवान ही बनना पड़ेगा। ये कहकर उसको दृष्टि से बाजुओं से पकड़ता घसीट कर साथ लाया था। छोड़ें। वो उसके खींचने से खौफजदा हुई थी। चुप करो तुम। वो सर्द लहजे में बोला, प्लीज छोड़ दे मुझे। वो उसकी मजबूत गिरफ्त और उसका सर्द रवैया देखकर सहम गई। उसके दिल ने खौफ के मारे धड़कना ही छोड़ दिया था। वो सोचने लगी अब वो उसके साथ क्या करेगा।
अब तुम्हारी आवाज आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। ये कहकर उसे बेड पर पटकने वाले अंदाज में बिठाया था और अलमारी की तरफ जाकर उसकी शॉल निकाली और उसके करीब आकर उसके सर पर डाली और बेड साइड दराज से उसके पिन निकालकर दुपट्टा सेट किया जिससे उसका आधा मुंह छुप गया। शॉल सेट करके उसको देखा जो मुंह के टेढ़े जाविये बना रही थी। उसकी साइड टेबल से बुक्स उठाकर इकट्ठी करके बैग में डाली। कुछ पल उसके सहमे चेहरे को देखकर नरम पड़ा था, लेकिन फिर उसकी बदतमीजी को सोचकर उसे बाजुओं से पकड़कर उसका बैग उठाकर खींचता हुआ साथ लाया था। फ्लैट का दरवाजा बंद किया और उसे गाड़ी तक साथ ले जाने लगा। छोड़े मुझे, मैं खुद चल लूंगी। वो दो बंदों को अपनी जानिब निगाहें पाता देखकर गुस्से से बोली थी। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इस शख्स को परवाह क्यों नहीं कि कोई देख रहा है। अब तो तुम्हारे अच्छे भी चलेंगे। वो गाड़ी के करीब आता उसे गाड़ी में बिठाकर सख्ती से बोला था। खुद फ्रंट सीट पर आके बोला था। वो उसको देखता लब भेंचे ड्राइव करने लगा। जो डैशबोर्ड पर सर रखे रोने लगी थी वो हिचकियों से रो रही थी। उसे ऐसे देखकर रोशनाल के पत्थर दिल को कुछ हुआ था। वो उसे बगैर नाश्ते के लाया था, लेकिन वो जिद्दी ही इतनी हो रही थी कि उसे ऐसा करना पड़ा। उसने गाड़ी बेकरी के सामने रोकी और कार लॉक करता चला गया था। शवारमा और टन लेकर आया और उसे खिला देगा या साथ दे देगा, लेकिन वो कॉलेज में शवारमा और टिन लेकर आया था, उसे खिला देगा या साथ दे देगा कि वो कॉलेज में ही खा ले। अशनाल उसके कंधे पर हाथ रखकर अब की बार नरमी से उसे पुकारा था, जो उसी जाविये में बैठी रो रही थी। वो बगैर सर उठाए अपने कंधे पर से उसका हाथ झटक गई थी, जबकि रोशनाल उसको देखकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइविंग पर निगाहें जमा गया था। उतरो, कॉलेज आ गया है। वो कॉलेज के सामने गाड़ी खड़ी करता हुआ बोला था। वह सर उठाकर गुस्से से उठी और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन वो उसे ना खुला। उसने नजरें गुस्से से उस पर की थी और खूंखार नजरों से उसे देखा था, जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे बाहर निकालें, अब आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसके तपे चेहरे को देखकर रोशनाल के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। खुल कार का दरवाजा नहीं रहा और अकेली रहने चली थी मोहतरमा। वो तंज का तीर उस पर मारकर दरवाजा खोलने की गर्ज से उसकी तरफ झुका था। रोशनाल ने जब उसे ऐसे देखा तो सांस रोककर बैठ गई थी वो, लेकिन वो तो जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे उलझन हुई थी। हटे पीछे, मुझे देर हो रही है। वो उसको ऐसे देखकर घबरा कर बोली थी। ये खा लो फिर चली जाना। वो उसकी तरफ शापर बढ़ाते हुए बोला था। मुझे भूख नहीं है। वो नजरें चुराकर झूठ बोली थी। कॉलेज में खा लेना। वो उसकी गोद में रखते हुए बोला था। खा लूंगी, प्लीज अब खोल दें। वो हार मानते हुए बोली थी, जैसे उसे छुटकारा पाना चाहती हो। पहले मुंह वॉश करो, तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई भेड़ जंगल से भागकर आई हो। वो उसके रोए रोए सफेद और लाल चेहरे को देखता लतीफ सा तंज करते हुए बोला था। और आपको देखकर ऐसे लग रहा है आप उस भेड़ के मालिक हैं जो डंडे से उस भेड़ को आगे लगा रखा है। वो एकदम से तेज लहजे में जवाब उसके मुंह पर मारती हुई बोली थी। शुक्र है, गुस्से में ही सही तुमने माना तो सही कि तुम भेड़ हो। वो उसकी बात पर अपना कहकहा जब्त करता खूबसूरत मुस्कान लिए बोला था। आप बहुत बुरे हैं। वो उसके वजीह चेहरे पर नजर डालते नाराजगी से बोली थी, जो रफ्से हुलिये में उसका दिल धड़का देने की सलाहियत रखता था। उसकी डार्क ब्राउन आंखें अपने ऊपर जमे देखकर वो अपनी नजरें झुका गई थी। तुम्हारे मामले में बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बुरा हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम मैं तुम्हारे मामले में क्यों बुरा बन जाता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे मामले में बुरा बनना। वो उसकी हैरत से फैलती आंखों को देखकर बोला था। आपने मिनाल आपी के साथ सख्ती क्यों नहीं की थी? उसे तो आपने कभी नहीं मना किया। मैं ही क्यों हर किसी के अताब का निशाना बनी रहती हूँ? वो जो मर्जी करती रहे, जो चाहे खाती, जहाँ चाहे जाती। क्यों मेरे हक में हर शख्स ही बुरा क्यों बन जाता है? वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगी थी। ये भी नहीं सोचा कि देर होगी, क्योंकि वो मेरी बीवी नहीं थी जो मैं उसके ऊपर हक जताता। वो मेरी नहीं थी जो मैं उसे टोकता और उसे मना करता। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्ही पे ही हक जताऊंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी सांस सांस में बस गई हो, और जो चीज मेरी है वो मेरी है। मैं तुम्हें टोकूंगा, मना भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। वो उसकी तरफ झुकते उसकी हिरनी जैसी नशीली आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला। चीजें तो वक्ती होती हैं जो अपनी महदूद मुद्दत के साथ देती हैं, फिर तोड़कर फेंक दी जाती हैं। मगर मैं कोई चीज नहीं हूँ, जिंदा इंसान हूँ, बेजान शय नहीं हूँ। तुम मेरी अंतुल हयात हो, तुम्हें तोड़कर नहीं बल्कि खुद से जोड़कर रखूंगा। तुम बेजान शय नहीं हो बल्कि तुम मेरी शय हो। ये कहकर शरारत से उसने आंख मींच की थी। मुझे देर हो रही है, खोल कर दें, मुझे जाना है। वो हरासा सी उसके बदलते रूप को देखकर घबराती हुई बोली थी। पहले फेस वॉश करो। वो बोतल का ढक्कन खोलते हुए बोला था। फिर आपकी गाड़ी ने गंदा हो जाना है और आपने डांटना है। वो लब भेंचे शिकवा कर गई थी। तुमसे ज्यादा अहम मेरी गाड़ी नहीं है, तुम धो लो, मैं गाड़ी साफ करवा लूंगा, पर मुझे जाना है। वो उसी जिद्दी लहजे में बोली थी। अच्छा 2 मिनट। वो टिश्यू पेपर निकालता उसके गाड़ी का शीशा नीचे किया और टिश्यू गीला करके उसका मुंह साफ करता है कि जब वो उसके हाथ से टिश्यू ले गई थी और साफ करने लगी, वो मुंह साफ कर चुकी थी। फी अमानिल्लाह। ये लॉक खोल दिया था। वो बगैर कोई रिस्पॉन्स दिए उतर गई थी, जबकि वो उसकी पुश्त को देखता रह गया। जब तक कि उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई वो तब तक देखता रहा था। वो